जॉब के बाद अचानक से डेयरिंग स्टेप लेना, अपना कंफर्ट जोन को छोड़ना और स्टार्टअप शुरू करना, वो कैसे आया दिमाग? वही एक इंजीनियरिंग वही बोलते हैं ना कि इंजीनियरिंग में जाने के बाद बंदा समझता है कि उसको करना क्या है। तो एक चीज़ समझ आ गई थी कि एमबीए नहीं करना। तो नेपाल होके आया तो थोड़ा सा आइडिया वहाँ पे थोड़ा बहुत आने लग गया था वहाँ पे कि देयर इज़ अ डर्थ ऑफ ट्रैकिंग है कि सब डिकैथलॉन ही है, डिकैथलॉन ही माई बाप है सब कुछ। बाकी ब्रांड्स थे वो देखने लायक ही नहीं थे। अगर आप थोड़ा सा भी ठीक कमाते हो, थोड़ा सा भी आप ठीक चीज़ चाहते हो, आपको पता है कि यार रिस्क है, आप जहाँ जा रहे हो आपको थोड़ा सा ढंग का गियर चाहिए, तो आपको लगेगा कि यार ये तो मैं नहीं ले सकता। जब मेरे पास एक सैम्पल आया था ना, वो सैम्पल मैंने फ़ोटोशूट किया और उसको मैंने लाइव कर दिया वेबसाइट पे, और मैंने गूगल एड्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा और गूगल एड्स लॉन्च कर दिए उस प्रोडक्ट पे। अगले दिन वो शॉपिफाई की ऐप का नोटिफिकेशन में घंटी सी बजती है, वो बज गई। दिल्ली में किसी ने ऑर्डर कर दिया था, मैं खुद ही उसको डिलीवर करके आ गया अपना सैम्पल। मेरे लिए बस वो काफ़ी था कि हाँ यार 2-3 लाख रुपए तो ख़राब कर सकते हैं। बहुत सारे चैलेंजेस भी तो रहते होंगे। पहले दिन से एक ही चीज़ पे फोकस था कि चीज़ ये फट ना जाए बस। नया मैंने कहा कि अच्छा ये डिज़ाइन चेंज करना है, मुझे ऐसा बनाना है। तो जो मैन्युफैक्चरर थे उन्होंने कहा नहीं ये नहीं हो पाएगा अभी, ये बाद में होगा, ये ऐसे है, ये वैसे है। फिर उसके बाद आप मान लो कि अगले 3-4 साल तो यही चलता रहा कि जनरली लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि बहुत जल्दी जल्दी एक्सपैंड करते हैं, 100% ग्रो कर रहे हैं। हमने बहुत स्लो किया, हमें 8 साल हो गए। डेली फाइट होती है, वो डेली फाइट यही होती है कि बस हमारा जो टेलाफ्लेक्स अमेजोन का जो डायरेक्ट शिपिंग होती है हमारे यहाँ से वेयर हाउस से, अब वहाँ पे एक बंदा जो है वो पिछले 40 दिन से हमारा सामान चोरी कर रहा है। 40 दिन तक हम इसको एस्केलेट करते रहे और हमें जवाब ये मिला कि यार इट्स अ पीपल हैवी बिजनेस। मशीन होती है एक बारी के लिए तो आप मेंटेनेंस होती है, बट पीपल में देयर आर चेंजिंग, थिंग्स आर चेंजिंग, रूल्स आर देयर। इंडिया में जब मैन्युफैक्चरिंग करते हो कितना बड़ा चैलेंज है? सी आप थोड़ा सा भी स्केल करते हो ना, इतने रेगुलेशंस है, इतने कंप्लायंसेस हैं और इतना सब कुछ है कि आप वो सीखते सीखते ही कहीं ना कहीं पे कुछ मिस कर जाओगे। ट्रैकिंग गियर्स में भी आपको पता ही है जो वैसे माहौल होता है इंडियन जगहों में, इंडियन चीज़ों में काम करवाने के तरीके जो होते हैं वो थोड़े हमेशा रहते ही हैं। उसकी भी आप आदत डाल लेते हो कि हाँ ये तो खर्चा रहेगा। हु इंस्पायर्स यू द मोस्ट, जो आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर करता हो? बहुत टफ क्वेश्चन है। तो दोस्त, अब जब आप थंबनेल पे क्लिक करके आ ही गए हो तो इस पॉडकास्ट को पूरा देखना, क्योंकि आज का पॉडकास्ट जो है ना आपको क्या क्या देगा। एक पूरी D2C की मास्टर क्लास कि आप अपना खुद का एक ब्रांड स्टार्ट कैसे कर सकते हो, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या समस्याएं आती हैं जिनसे आपको डील करना है रूटीन बेसिस में। उसके बाद एक बंदा जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, जिसने कोई फंडिंग नहीं ली है, उसने उसको खड़ा कैसे करा एक स्टार्टअप को, ये सब कुछ जानने को मिलेगा आपको। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो है रोहन खंडूजा। रोहन, वेलकम टू द पॉडकास्ट भाई। थैंक यू। रोहन का अपना ब्रांड है ट्राइपोल गियर्स, जो कि ट्रैकिंग के गियर्स बनाते हैं एंड दे आर ग्रोइंग वेरी फास्ट इन द मार्केट। सो आओ रोहन से बातचीत शुरू करते हैं और जानेंगे कैसे D2C ब्रांड बनाया है इतना बड़ा। रोहन भाई, सबसे पहली चीज़ तो कि जनता जो सबसे ज़्यादा जानना चाहती है वो तो ये है कि अगर आप जॉब पे हो तो जॉब के बाद अचानक से एक डेयरिंग स्टेप लेना, अपना कंफर्ट जोन को छोड़ना और स्टार्टअप शुरू करना, वो कैसे आया दिमाग में? आई थिंक ये जब हम लोग कॉलेज में थे तब सब सोचते थे कि हाँ कुछ लोग हैं जो करते हैं स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप होती है। कुछ ऐसे लड़के होते थे जो मतलब कुछ लोग होते थे जो एक ग्रुप होता था, सेल होता था, सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप लीडरशिप। हम उसके आसपास कभी नहीं जाते थे, हमें समझ ही नहीं आता था। वो फैंसी बातें करते थे, फंड रेजिंग यहाँ वहाँ। हम अपना टाइम पास कर रहे होते थे, कॉलेज में चिल कर रहे होते थे। बैक बेंचर्स थे। बैक बेंचर्स भी कह सकते हैं, हाँ कॉलेज में तो पूरा ऐसा ही सीन था। तो बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था, बस था कि अच्छी सी जॉब लगानी है। और जब जॉब लग गई किसी तरह से, हाँ ठीक से लग गए, चले गए JP मॉर्गन में, बॉम्बे में थे। तो फिर धीरे धीरे ऐसे डिस्कशन होने लगी, बातचीत होने लगी, यार कुछ अपना करें, कुछ निकालें, कुछ बनाएं। उस टाइम 3D प्रिंटिंग का आया था, ड्रॉप शिपिंग का सुनते थे, क्योंकि कुछ टेक बैकग्राउंड ऐसा, ऑल्दो आई हैव डन माई इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स, बट टेक से हाँ, थोड़ा बिट्स सा, पिलानी से किया ना। हाँ तो मेरा लेकिन टेक से थोड़ा सा साइड हो गया था दूर, एंड आई वाज मोर इंटरेस्टेड इन इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस में। मैं ज़्यादा मैंने परस्यू करना शुरू, उसके ऊपर पढ़ना शुरू हो गया था, कोर्सेज़ लेने शुरू कर दिए थे उसके। मैंने अपना CFA लेवल 1 कर लिया उस टाइम पे। तो उन वो चीज़ें ज़्यादा समझ आती थी। कॉलेज में कोई एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कुछ फेस्टिवल्स हो रहे हैं, उनके अंदर कुछ PR लीडरशिप, कोई क्लब्स में पार्टिसिपेट करना, ये सब उछल थोड़ा, कूद वाली चीज़ें। ये सब थोड़ा ज़्यादा समझ आता था कि अच्छा टीम कैसे मैनेज करनी है, लोगों को कैसे मैनेज करना है, आगे कैसे बढ़ाना है, सबको लेके कैसे चलना है, ये सब स्किल्स
डेवलप होनी शुरू हो गई थी। एंड देन जनरल जो होता है कि हाँ जनरल लॉजिक बस था हर एक चीज़ में, क्या क्या लॉजिक लगा सकते हैं। मुझे लगता है आप मेरी स्टोरी बता रहे हो क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है जो बैक बेंचर्स होते हैं वो पढ़ाई के टाइम पे कुछ करें ना करें बट वो आगे जाके बड़ा कुछ अचीव करते हैं। एक तो ये है, दूसरा पढ़ाई के टाइम पे आप लेते कुछ हो पढ़ते कुछ हो, आप करने कुछ चले जाते हो। सेम हाँ स्टोरी है। वही है कि इंजीनियरिंग, वही बोलते हैं ना कि इंजीनियरिंग में जाने के बाद बंदा समझता है कि उसको करना क्या है। तो एक चीज़ समझ आ गई थी कि एमबीए नहीं करना, क्योंकि एक बार इंजीनियरिंग तो भेज दिया सोसाइटी ने बिना सोचे समझे। अब वही नहीं बड़े जाएंगे। हुए सब ने बोला अच्छा कोचिंग की तैयारी करनी है, अच्छा ये बिट सैट है, ये जी है, हम्म, अच्छा चलो बिट सैट निकल गया, चलो ठीक है चले जाओ, अच्छा ठीक है ये कोर्स पकड़ लो, फिज़िक्स कर ली, ये कुछ कर लिया। और बट वहाँ जाके जब आराम से बैठे एक बारी अलग पूरी दुनिया से, तो समझ आया कि अच्छा कुछ और भी करा जा सकता है लाइफ में। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट कैन बी डन। बट फिर भी जॉब में गए, बहुत मन था कि अच्छी जॉब लगे, बचपन से सोचते हुए और चलते मिल भी हैं। गई जेपी मिडिल मॉर्गन। क्लास फैमिली से आओ तो पेरेंट्स आर ऑल वर्किंग, कोई किसी का कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है, तो आपको भी होता है कि अच्छा यू नो गेट अ गुड जॉब। तो आप बॉम्बे में आपकी फ़र्स्ट जॉब है, आप जाते हो, तो नाइस। काफ़ी इंटरेस्टिंग वो टाइम था। और वी वर वेरी एक्साइटेड, बहुत ही अच्छा टाइम था कि हाँ नई जॉब लगा रहे हैं। किया वहाँ पे, खूब मेहनत करी कितने वहाँ साल पे। निकाले जेपी मॉर्गन वहाँ पे चेज? 2.5 साल। 2.5 साल। और जो जेपी मॉर्गन अच्छी बड़ी कंपनी है, इसमें कैसे मिल गई आप अचानक से? जेपी मॉर्गन बिट्स पिलानी आता है अच्छा, ओ प्लेसमेंट के लिए हो गया। प्लेसमेंट्स के लिए। तो बढ़िया। वो एक ही फाइनेंस कंपनी है जो वहाँ पे आती है। वो ये समझ गए बहुत टाइम पहले कि अगर फाइनेंस का काम कराना है तो इंजीनियर्स आर बेटर देन एनी अदर मतलब क्राउड, बिकॉज ये कुछ अतरंगी सी बात बोली आपने। नहीं ऐसा होता है बिकॉज जो क्या सीखना होता है, एक्सेल सीखना होता है, हाँ ठीक है, और लॉजिक समझना होता है हाँ चीज़ों का कि हाँ। कहाँ से क्या उठा रहे हैं, रिसर्च करके क्या जोड़ के करना है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आपके पहले 3 साल सिर्फ और सिर्फ आप एक ही काम करते हो। आप एक्सेल शीट्स अपडेट करते हो, मॉडल्स अपडेट करते हो, और आप पिच डेक्स में हेल्प करते हो बनाने की। आप यही चीज़ें करते हो 2-3 साल। हम तो वैसे भी मिडिल ऑफिस में थे, वहाँ वैसे भी थोड़ा कम एक्सपोजर रहता है, तो वहाँ पे इतना ही करना होता है। तो उन्होंने ऐसा रियलाइज़ किया कि हम लोग जब आते हैं तो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं गिवन कंपेयर टू जो कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे। तो वहाँ एमबीए भी लेते हैं वो, बट जो वहाँ के जूनियर्स हैं वो सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस से आते हैं। तो एक अच्छा टाइम था, और काफ़ी लोग मतलब हम लोग गए वहाँ पे सारे जिन्होंने भी ज्वाइन किया। बट वही जैसे जो मेरे साथ में लोग रहते थे, हम लोग एक फ़्लैट लिया, वहाँ पे हम रहते थे, तो डिस्कशन करते रहते थे कि यार कुछ करना है, क्या कर सकते हैं, डिस्कस करते रहते थे आइडियाज़ नए नए कुछ, ऐसा करते करते। बट फिर भी ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर उसके बाद जेपी मॉर्गन के बाद एक्चुअली मैंने एक सऊदी में जॉब ज्वाइन करी थी। कंपनी नोएडा की थी, बट माई क्लाइंट्स वर इन सऊदी, अच्छा। सो आई यूज टू स्पेंड टाइम इन सऊदी। हम्म। फिर वहाँ पे थोड़ा सा और लाइफ थोड़ी रिलैक्स थी कंपेयर टू जेपी मॉर्गन। जेपी मॉर्गन वॉज लाइक रात के 11 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं, कुछ पता नहीं है टाइम का, 2 भी बज गए। एक बार तो मैं सनराइज़ के बाद गया हूँ, तो मतलब ऐसे भी दिन हुए हैं, तो थोड़ा सा हेक्टिक होता था। हम्म। बट इन्वायरमेंट ही ऐसा था, एक्सपोजर मिल रहा होता था, चीज़ें सीख रहे होते थे, तो आप कर लेते थे अब काम। मुंबई में तो नाइट लाइफ भी अच्छी है तो। नाइट लाइफ वाला अगर ऑफिस में बीते तो फिर किस बट खैर नाइट लाइफ भी थी, वो भी अपने दिन होते थे, बिकॉज हाँ ऑब्वियसली वीकेंड्स ऑफ मिल जाते थे काफ़ी हाँ। बार, काफ़ी बार नहीं भी मिलते थे। बट जो भी है वहाँ से गए तो फिर सऊदी गए, तो वहाँ थोड़ा लाइफ रिलैक्स्ड है। वहाँ पे 6 बजे के बाद कोई काम करता नहीं है अपना, और थोड़ी सी रिलैक्स था सब कुछ। जो जो क्लाइंट्स थे वो भी थोड़े रिलैक्स और थे, तो पैसा भी ज़्यादा होगा। पैसा खैर रेगुलर प्रोग्रेशन में थे हम लोग, जो धीरे धीरे ठीक। आगे बढ़ रहे थे। ठीक। तो वैसा नहीं था, बिकॉज जॉब ऑफिस तो नोएडा का ही था, क्लाइंट्स वहाँ पे थे। सो माई कंपनी हु वाज पेइंग मी वाज बेस्ड आउट ऑफ इंडिया, सो ओके। आई वाज एन आईएनआर में इंडियन। पे कर रहे हाँ थे। हाँ, आई ठीक वाज ऑन है। एन इंडियन पे रोल। तो वहाँ गए, तो फिर वहाँ थोड़ा टाइम मिला, थोड़ा और सोचा। बट फिर वहाँ जाके मिला कि नहीं, दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली वॉट आई वॉन्टेड टू डू। सो देन आई थॉट लाइक आई हैव टू टेक अ स्टेप बैक। इट्स बीन 3 years मैं जेपी मॉर्गन में था। सो जेपी मॉर्गन में भी एक पाथ था कि लाइक आप इस डायरेक्शन में जाओगे तो आप रुको जेपी मॉर्गन में, वरना आप यू मूव समवेयर एल्स। तो वो पाथ जो था वो मैंने पकड़ना नहीं था, तो हम इस साइड आ गए कि हमें छोड़ना होगा, हमें आगे बढ़ना होगा। तो गए सऊदी, तो वहाँ थोड़ा टाइम मिला, थोड़ा रिफ्लेक्शन करी, तो रिफ्लेक्शन में ये समझ आया कि लेट्स टेक अ स्टेप बैक, लेट्स टेक अ सबैटिकल। तो मैंने पेपर्स डाल दिए। मेरी नेपाल की ट्रैक प्लान करी मैंने। हम मेरे 2 दोस्तों के साथ मैं गया नेपाल, हमने कहा ट्रैक करके आएंगे। तो उससे पहले अच्छा, मैं एक आध ट्रैक छोटी रेजिग्नेशन मोटी, डालने का प्लान बनाया ट्रैक के साथ में? हाँ दोनों चीज़ें अच्छा। साथ साथ की। जिस दिन अगले दिन जाना था ट्रैक पे, उसके एक दिन पहले मैंने पेपर्स डाल दिए।
और फिर ट्रैक करके आया और फिर नोटिस पीरियड काटा और फिर देन आई वाज अच्छा। अ फ्री मैन। तो तो नेपाल होके आया तो थोड़ा सा आइडिया वहाँ पे थोड़ा बहुत आने लग गया था वहाँ पे कि देयर इज़ अ डर्थ हम्म, ऑफ ट्रैकिंग गियर कि सब डिकैथलॉन ही है, हम्म, डिकैथलॉन ही माई बाप है सब कुछ। सबका, आपको हाँ। कुछ भी करना है तो डिकैथलॉन जाओ। जो बाकी ब्रांड्स थे वो देखने लायक ही नहीं थे। आप अमेज़ोन पे अगर जाके देखोगे और रक्सैक ले रहे हो या कुछ लेने की कोशिश कर रहे हो तो वो मतलब अगर आप थोड़ा सा भी ठीक कमाते हो, थोड़ा सा भी आप ठीक चीज़ चाहते हो, आपको पता है कि यार रिस्क है, आप जहाँ जा रहे हो आपको थोड़ा सा ढंग का गियर चाहिए, तो आपको लगेगा कि यार ये तो मैं नहीं ले सकता। फिर आप जाते हो डिकैथलॉन और वहाँ ऑब्वियसली कंपैरेटिवली सब बोलते हैं सस्ता है, बट हाँ एक जब बहुत सारी चीज़ें ले लो और कुछ एक आध आइटम महंगी ऐड हो जाती है तो बिल बहुत लंबा चढ़ जाता है। तो मतलब रिसेंटली हुआ मेरे साथ, अभी मेरे 6 दिन पहले हुआ ये सेम चीज़ मेरे साथ। अच्छा। हाँ, मैं गया, मैंने 2-3 लोअर उठाए, हम्म। और एक कुछ मैंने बॉल उठाई थी, स्पॉन्ज बॉल उठाई थी, और एक आइटम और उठाया। मैंने कहा ये तो बड़ा छोटा सा होगा, 2-2.5 हज़ार का बिल होगा। बिल निकालने गए वहाँ पे 9 हज़ार। मैंने कहा ओ तेरी माँ का, ये क्या हो गया अचानक से, 9 हज़ार का बिल किस बात का। मैंने उसे सारे आइटम मिलवाए, मैंने कहा ये क्या है। तो ये सच मैंने एक्सपीरियंस किया है इस चीज़ को। तो वो बेसिकली क्या है कि जो चीज़ अच्छी है वो काफ़ी महंगी है, और जो नहीं है अच्छी वो ही अफोर्डेबल रेंज में आती है वहाँ पे। तो इसलिए थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार एग्जैक्टली जो चीज़ चाहिए वो नहीं है। ऑब्वियसली जब कंपनी बहुत बड़ी हो जाती है, आई एम श्योर दे हैव देयर ओन रीजंस, हाँ उनकी हाँ क्या ठीक। स्ट्रैटेजी है, उनको कैसे प्राइसिंग करनी पड़ती है एंड ऑल ऑफ दैट। बट हमें तो अपनी प्रॉब्लम नज़र आई कि यार खर्चा तो ज़्यादा हुआ। ठीक है। ठीक है, खर्चा करना भी पड़ा और करा भी, और उसके बाद भी काफ़ी चीज़ें बहुत पैसे 50,000 से ज़्यादा खर्च कर दिया था एक ट्रैक पे जाने के लिए, और उसके बाद भी नेपाल जाके काफ़ी चीज़ें रेंट पे ली। और जो रेंट पे ली वो सारी चीज़ें डुप्लीकेट थी, और कोई नॉर्थ फेस की डुप्लीकेट, कोई मैमट की डुप्लीकेट, ऐसे जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उन सब के डुप्लीकेट वहाँ पे मिलते हैं नेपाल में। तो वो सब यूज़ के उस टाइम कुछ समझ नहीं था, जो जो लिया और बस चल पड़े। आ गए बच के। हाँ मतलब कर करा के आ गए, मज़े आए काफ़ी ज़्यादा। और वापस आ गए, फिर नोटिस पीरियड किया, वापस आ गया दिल्ली। थोड़ा टाइम लिया और आई थिंक विद इन 1 वीक ही इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया मैंने जॉब छोड़ने के बाद। So I really wanted to work in impact investing. I had a list of funds that were investing in only impact-oriented companies in India. Um, in my last, जो मैंने last बार देखा, they've not done so well in India, is what I've seen. But जो भी उस time पे I was very interested in this, कि यार I want to go towards the buy side and सिर्फ और सिर्फ impact investment funds में काम करना है। बट हाँ वो मैं कर रहा था साथ साथ, फिर तब तक ये भी आइडिया चल गया। थोड़े बहुत पैसे थे सेविंग्स में, तो उसके बाद तो डाल दिया थोड़े वहाँ बहुत से। कितने थे ये बता दो। अराउंड 15 lakhs सेव करे थे 15 लाख। सारे मिला के। हाँ, ठीक है। 2-3 साल में जो भी बचा ठीक पाए है। उतने ही अब बचाए थे। 15 लाख की सेविंग वाला बंदा, हम्म। उसके दिमाग जा रहा है कि मैं ट्रैकिंग गियर मैन्युफैक्चर करूँगा। नहीं, पहले मैन्युफैक्चरिंग का दिमाग नहीं आया। हाँ। पहले तो ये था कि किसी और से बनवाएंगे। ठीक है। मतलब अगर आप समझिए कि अगर आपके घर में कोई बिजनेस नहीं हम्म। करता और आपने इंजीनियरिंग करी भाई है, उतनी औकात ही फाइनेंस नहीं पड़ती पढ़ी आगे है, जाने की कि हम इतना सोच पाएंगे। तो आपको यही नहीं पता कि बनाने का मतलब क्या होता है कोई हाँ भी चीज़। तो एग्जैक्टली। मुझे तो लगा कि चाइना से ही आता है दिमाग। मतलब आपको मैं दिमाग का लेवल बता रहा हूँ कि सबका सेम। अज्यूम ये किया कि तो चाइना से आता होगा, यहाँ थोड़ा ना बनता होगा ट्रैकिंग वाइट लेबलिंग रक्सैक करा लेंगे। वक्सैक। हाँ मतलब, तो अलीबाबा का डाउन अकाउंट बनाया, लॉगिन करके वो देखना शुरू किया। तो जब थोड़ा बहुत अब हिसाब तो करना आता ही है ढंग से, तो खर्चे वर्चे जोड़ने तो आते ही हैं। तो ढंग से जोड़ा और देखा तो लगा कि यार यहाँ से तो कुछ बन नहीं रहा है जो ये लोग बेच रहे हैं। फिर बस मतलब 1-2 दिन में ही थोड़ा बहुत फ़ोन घुमा के समझ आया कि अच्छा इंडिया में बन सकता है। कि मतलब अच्छा बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया में। अगर आप, मैं मतलब जहाँ रहता हूँ वहाँ से अगर मेरे को सिर्फ 5 किलोमीटर सेंट्रल दिल्ली की तरफ जाना है, और वहाँ पे मतलब इंडिया की सबसे बड़ी मार्केट है बैग्स की। तो ये सब चीज़ें पता ही नहीं थी कि सदर बाज़ार होता क्या है, नबी करीम क्या होता है। यहाँ पे इतना बड़ा मार्केट है और सब कुछ मिलता है। तो वो सब धीरे धीरे पता लगना शुरू हुआ। बस फिर क्या था, 1-2 डिज़ाइंस मैंने खुद ही डिज़ाइन किए, वर्कआउट किए, उनके प्रिंट आउट्स लिए और फ़ोन घुमाने शुरू कर दिया, मैन्युफैक्चरर से मिलना शुरू कर दिया। मेरे ख्याल से 10 एक मैन्युफैक्चरर से मिला हूँगा, जिसमें से 3 ने मुझे सैंपल बना के दिया, जिसमें से एक के साथ मैं आगे बढ़ गया और उसको मैंने ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर दे दिया, उसके बाद वेबसाइट भी खुद ही बना दी, फ़ोटोशूट भी खुद ही कर दिया। मतलब वन मैन पूरा ना, डिस्पैच क्वालिटी चेक अच्छा, भी खुद ही, मज़े की बात है इस डिस्पैच भी पूरी खुद ही। जर्नी में आप सिंगल थे? हाँ अभी तक पूरा खुद पार्टनर नहीं अकेले। है कोई? नहीं नहीं, कोई पार्टनर नहीं है। ओ भाई, बंदा खुद ही फ़ोटो भी खींच रहे हो और खुद ही
वेबसाइट भी बना दी। फर्स्ट सैलरी से अच्छा, अपना बीटेक मैंने का फ़ायदा ले लिया। एक DSLR खरीदा था फर्स्ट सैलरी पे, ज़्यादा तो यूज़ किया नहीं, तो यहीं पे काम आया वो, क्योंकि पड़ा रहता था और यहीं पे काम आया। वेबसाइट शॉपिफाई आ गया था उस टाइम पे, हाँ, उससे बन और गई देखा ठीक है। कि यार ये तो मतलब आज तक मैं तो फ़ैन हूँ शॉपिफाई का, कि यार मतलब इट्स किसी अ को गुड कुछ ना आता प्लेटफॉर्म, हो यस। और आप आपके पास थोड़ा सा भी लॉजिक है तो आप बना सकते हो पूरी वेबसाइट। हम्म। तो पूरी वेबसाइट बना दी, खुद ही ब्लॉग्स लिख दिए, खुद ही उसमें चढ़ा दिए, मतलब सारा कुछ खुद ही कर और दिया। कितने प्रोडक्ट एसक्यूज या कितनी क्वांटिटी, मतलब बैग है तो बैग तो एक टाइप का एक ही बैग हो सकता है। सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट्स के साथ लॉन्च कर दिया दो प्रोडक्ट के साथ वेबसाइट, हाँ। वेबसाइट पे लॉन्च कर उसमें दिया। एक आध कलर चेंज करके दिखा दिया कि देखो थोड़ा है, पर उसको फिर सोल्ड आउट कर दिया, दिखाने के लिए कि अच्छा प्रोडक्ट्स तो ज़्यादा हैं बट अभी सोल्ड आउट है। सोल्ड आउट है हाँ, नहीं। फोमो। तो ताकि ऐसा हाँ लगे कि अच्छा एक ही प्रोडक्ट नहीं है, 2-3 है, लेकिन हाँ, चलो अभी क्योंकि अभी है बाकी नहीं। सोल्ड आउट है तो इसलिए एक है, तो अच्छा, ऐसा कुछ सुनने में छोटा बड़ा मोटा। वो क्लासी सा वर्ड लगता है कि सोल्ड आउट कर दिया एक और दूसरा लॉन्च कर दिया। हाँ। बट लॉन्च का मतलब खाली वेबसाइट बनाना तो है नहीं, देखो। हम्म। अगर बंदे ने अपनी वेबसाइट बना ली, बहुत लोग बना सकते हैं, इट्स हम्म। वेरी इजी। आपने ऐसा क्या किया कि सेल आने लग गई? मेरा पहला चीज़ ये करी मैंने कि मैंने, जब मेरे पास एक सैम्पल आया था ना, वो सैम्पल मैंने फ़ोटोशूट किया और उसको मैंने लाइव कर दिया वेबसाइट पे, और मैंने गूगल एड्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा और गूगल एड्स लॉन्च कर दिए उस प्रोडक्ट पे। उस टाइम पे ये सब चीज़ें थोड़ी आसान थी, अब इन्होंने बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया है, सब ऑटोमेट कर दिए हैं कैंपेन्स और ये वो। उस टाइम पे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता था, ये सारे गूगल एड्स वगैरह तो मैं खुद ही रन करता था। कोई मतलब ट्रेनिंग ली यूट्यूब पे, हल्का फुल्का देखा और मतलब बस आधा 15 मिनट ही देखा होगा, मैंने कहा ठीक है आ जाओ, गूगल एड्स खोले, उसमें से लगाया और चला दिया। अगले दिन वो शॉपिफाई की ऐप का नोटिफिकेशन, वो घंटी सी बजती है, वो बज गई कि चलो ऑर्डर आ गया। तो वो कोई दिल्ली में किसी ने ऑर्डर कर दिया था, मैं खुद ही उसको डिलीवर करके आ गया अपना सैम्पल ओ भाई साहब। COD में। मैं क्या देखूंगा ये सच अच्छा, उसे होता है पता भी कि नहीं नहीं चला कि होता। डिलीवर करने वाला कौन है? पता नहीं उसको पता लगा नहीं लगा क्या सीन है, मैंने ज़्यादा सोचा नहीं हाँ। उस बारे में। मैं तो गया उसको COD में उससे पैसे लिए और अपना, मैं कहा चलो सैंपल खर्चा तो निकाल लिया कितने मैंने का बैग बेचा? आई थिंक 2,500 का उस टाइम पे था। अभी भी वो प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट 3,000 का ही बेचता हूँ मैं आज भी। और 2,500 का था, और आपने बनवाया कितने का था? बहुत महंगा बनवाया था, आई थिंक 1,400 रुपये टाइप का। सैंपल तो महंगा था हाँ। बट उसका प्रोडक्शन वैल्यू अराउंड 1,400 रुपये कुछ था। तो डिलीवरी के पैसे बच गए, खुद ही डिलीवरी के जाके पैसे बच गए, मतलब जो भी है, मेरे को था कि अच्छा चलता कैसे है, फुलफिल कैसे हो रहा बट है, कॉन्फिडेंस आ गया होगा लोग उससे। हाँ ऑर्डर हाँ। करते हैं। तो मेरे को बस ये था कि अच्छा ऐड चलाई, हम्म, एक पीस डाला और आ हम्म, गया। हम्म, तो मेरे लिए बस वो काफ़ी था कि हाँ यार 2-3 लाख रुपए तो ख़राब कर सकते हैं हम्म, अगर एक ऑर्डर डाल सकते हैं, क्योंकि एक ऑर्डर का वैल्यू इतना ही आ रहा था, अराउंड हम्म, 2-3 लाख रुपए का खर्चा होना था। हम्म, मगर इतना तो लगा ही सकते हैं, इसका मतलब कि वर्थ इट है, कि क्या ही हो जाएगा, मतलब सही बात है, कि बढ़िया है। 2-3 लाख हाँ। चले गए। वर्स्ट केस क्या होगा, कवर कर लेंगे थोड़ा बहुत, 50,000 नुकसान हो जाएगा, कोई नहीं, सीख लेंगे, कुछ और कर लेंगे। लर्निंग के लिए आएगा, अभी हाँ। तो जॉब ऑप्शंस बहुत है अभी तो, क्योंकि 1 महीना भी नहीं हुआ छोड़े हाँ, हुए, हाँ। तो अभी आई एम इन सेफ स्पेस राइट नाउ। हम्म, 3 महीने हो गए थे ये पहला सैंपल आए। आई हम्म, थिंक जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर फर्स्ट वीक के अराउंड ये पहला सैंपल मेरा आ गया हम्म, था, और मतलब इसकी सेल कर दी थी मैंने। बस उसका ऑर्डर डाल दिया तो 1 महीने में प्रोडक्शन आ गई वापस। हम्म, तो वो 1 महीना थोड़ा और चीज़ें रिसर्च करता रहा, जो भी टाइम हम्म। लगाते रहे अपना, पता नहीं क्या कर रहा था उस टाइम 1 महीना। बट फिर जब प्रोडक्शन आई तो फिर वो देखा कि हाँ डेली बेसिस पे उसके रिस्पॉन्स आने शुरू हो गया ऑर्डर्स आने शुरू हो शॉपिफाई गए। पे, ऑन माई ओन वेबसाइट। हम्म, फिर धीरे धीरे तब तक पीछे से हाँ मतलब उसके ब्रांडिंग, नाम, लोगो वगैरह सब डिफ़ाइन वगैरह खुद ही करते किया गए सब। सब। हाँ सब खुद ही, लोगो हाँ। खुद ही बनाते, फ़ोटोशॉप भी सीख लिया था पता नहीं कब कॉलेज में थोड़ा बहुत, तो फ़ोटोशॉप भी आता था, तो कोरल ड्रॉ भी थोड़ा बहुत सीखा था कहीं पे तो वो भी थोड़ा बहुत करके बना दिया सब कुछ। और बस यही था कि हाँ पहले दिन से एक ही चीज़ पे फोकस था कि चीज़ ये फट ना जाए बस, कि फ़ीचर्स तो दे दिए हैं मैंने, यूटिलिटी बहुत सारी दे दी है, जो जो होना चाहिए था मेरे हिसाब से इसके अंदर मैंने दे दिया है। बट ये बस अब फट ना जाए, तो सारा फोकस उसी पे रहता था कि ख़राब ना हो कोई चीज़। तो उसी चीज़ पे वही चीज़ आज भी पकड़ के रखते हैं कि यार चीज़ ख़राब ना हो जाए, यूटिलिटी थोड़ा सा, फिनिशिंग थोड़ा यहाँ वहाँ हल्की फुल्की कभी चला देंगे तो ठीक है, बट चीज़ नुकसान ना दे जाए, क्योंकि जहाँ पे इसको लेके जाया जा रहा है वहाँ पे अगर कुछ हो जाए तो बहुत तो परेशान हो क्या पीछे जाएगा। से उस बंदे को कॉल किया कभी कि बैग सही निकला कि नहीं निकला? नहीं ऐसा शायद ध्यान तो नहीं मैंने किया हो उसको कॉल, फिर कैसे क्योंकि पता चला कि फीडबैक मेरी अच्छी आ नहीं, रही है क्योंकि प्रोडक्ट जैसे की? वो एक ही पीस था ना, एक पीस से कैसे फीडबैक आएगा। जब अगला ऑर्डर आया, जब पहला प्रोडक्शन ऑर्डर दिया 200 पीस में, जब 200 पीस ख़त्म हुए
फिर उसके बाद फीडबैक अपने आप ही आने लग जाता है। फीडबैक ऐसा भी आने लगा कि मैं कॉल क्या करूँ, लोग अपने आप ही कॉल करके बोल रहे हैं कि यार ये आपने इस प्राइस में क्या पीस बना के दिया, क्या रक्सैक बना के दिया। ऐसी जब चीज़ें आने लग गई तो ऐसा लगा कि अच्छा है, शायद कुछ कर ठीक दिया है, ठीक जगह पे है कि इसको। कुछ कर रहे हैं, शायद पता नहीं क्या कर रहे हैं, बट कुछ कर रहे हैं। चेंज है, हाँ। तो ठीक लग रहा है। तो वो फीडबैक अपने आप ही लोग जब खुद से रीच आउट करके मेल डाल रहे हैं कि वंडरफुल प्रोडक्ट ये वो, तो फिर नहीं, लगता अच्छी है। चीज़ पे, हाँ, अच्छी चीज़ पे लोग आते हैं आपको लोग आते हैं, अप्रिशिएट ऐसा करने, लगता नहीं ठीक था, है। क्योंकि जैसे मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ जो जाके फीडबैक नहीं दे नहीं के आता बिल्कुल। हूँ कुछ बहुत अच्छा लगे तो। मैं उन लोगों में से जो अमेज़ोन पे कभी नहीं डालते रिव्यू, या फ्लिपकार्ट पे कभी नहीं डालते मैं रिव्यू। डालता हूँ, आप हमेशा डालते डालता हैं, हूँ, हाँ, हाँ। वही जैसे कुछ तो मैं रिलेट नहीं कर पाता। तो बट फिर अभी अब ऑब्वियसली अब तो पता ही है कि हाँ, लोग देते हैं रिव्यू जिनको देना है, लोग फीडबैक देते हैं। हमें तो ख़राब है, सही है, हम लेके ख़त्म कर देते, कभी रिटर्न नहीं करा, कुछ नहीं करते। बट लोग लेते हैं एफर्ट, रिटर्न करने वाले भी होते हैं, ख़राब रिव्यू डालने वाले भी होते हैं, बट अच्छे डालने वाले भी होते हैं। सही एंड बात है। आउट ऑफ द वे जाके भी अच्छा रिव्यू देने वाले लोग होते हैं। एग्जैक्टली, अगर अच्छा लगेगा कि तो देंगे, हाँ। मतलब कि वो ढूंढते हैं कांटेक्ट आपका और रीच आउट करते हैं और आपको बताते हैं। मैंने किसी का तो सुना था, किसी ने एक बाकायदा इंस्टाग्राम पे किसी के लिए रील बना दी थी अपनी, अच्छा। और रील बना के बताया कि ये मैंने यूज़ किया, बड़ा अच्छा है, और वो बाद में पता चला कि वो इन्फ्लुएंसर बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर थी, हाँ। और उसने जिसका ऐड किया वो रातों रात उठ गया। अच्छा। तो ये भी होता है, मतलब जिसको किसी को बहुत अच्छा लग गया तो उसने उसके लिए आया था रील बना दी, और वो बड़ी इन्फ्लुएंसर थी तो उसकी वजह से उसकी हेल्प हो गई। तो लोग करते हैं, नो डाउट, अगर उनको बहुत अच्छी चीज़ लग गई तो वो आएंगे, और बुराई करने के लिए भी हद से ज़्यादा हाँ गुजर हाँ जाएंगे, हाँ, वो भी है, फिर तो ले लेंगे आपकी वो गन। भी है, वो भी है। तो वो भी है। तो फिर वो जो 200 पीस आपने बनाया उस पर आते हैं। ये 200 पीस कितने टाइम में सेल आउट कर दिए? ये आई थिंक दिन के बहुत ही जल्दी 2-3 की एवरेज आ गई थी। फिर उसके बाद पता नहीं क्यों पहले दिन पे नहीं सोचा, बट लगा कि चल अमेज़ोन पे भी ट्राई कर लेते हैं। और फिर अमेज़ोन पे शुरू किया तो 3 महीने में ही अमेज़ोन ओवरटुक एवरीथिंग। मतलब शॉपिफाई पे हम जो भी कर रहे थे वो सब अमेज़ोन पे ज़्यादा निकलने लग गया। पहले तो अमेज़ोन पे बाई बॉक्स नहीं मिलता स्टार्टिंग में, इजी शिप करते हो, फिर वो एक हफ्ते में आपको दे देते हैं जब आपके प्रोडक्ट्स रेगुलरली हो रहे हैं, महीने में दे देते हैं। अब जब बाई बॉक्स मिल जाता है उसके बाद बाय बॉक्स क्या आइटम है भाई? बेसिकली जब कोई नया सेलर आता है हाँ तो आप जब उनके प्रोडक्ट पे जाओगे हाँ और वो खुद अपने वेयर हाउस से भेज रहा है, हाँ हाँ तो आपको बाय नाउ का बटन ही नहीं दिखेगा। हाँ ऐसा सोचने में आपको लगेगा ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट ऐसा हाँ होता है क्योंकि वो इट्स अ फिल्टर मैकेनिज्म फॉर अमेज़ॉन टू चेक कि यार ये सेलर लेजिट है कि नहीं हाँ, है। ठीक है। जब वो देखता है कि यार प्रोडक्ट जा रहा है, हम्म बहुत सारे प्रोडक्ट जा रहे हैं, हम्म कस्टमर के पास जा रहे हैं, कस्टमर हम्म एक्सेप्ट कर रहा है, हम्म, उसके ट्रैकिंग में ये पता लग रहा है कि इट्स अ ह्यूमन, इट्स अ मतलब इट्स अ स्ट्रेंजर ऑर्डरिंग दिस प्रोडक्ट, ठीक मतलब है। कि पेड ऑर्डर नहीं हाँ, है। वो अपना देख लेता है और फिर उसको तसल्ली हो जाती है कि हाँ जेन्युइन प्रोडक्ट आ रहा है। हम्म, देन इट गिव्स यू द बाय बॉक्स। अच्छा। नहीं, फिर तब तक बाय नहीं आता है। बाय नाउ नहीं आता, आपको चेक बाइंग ऑप्शंस पे क्लिक करना हम्म, पड़ता है, उसके नीचे एक बाय नाउ आता है, सो इट जस्ट एड्स अ स्मॉल फ्रिक्शन। ओ, तो थोड़ा कंफ्यूज कर देता है, थोड़े ऑर्डर कम कर देता है, बट उस हाँ टाइम पे स्टॉक ही इतना कम होता था कि हाँ, फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, हाँ जितना आ रहा है ठीक है। उतना ठीक है, वी वर देन अपार्ट सेटिस्फाइड। ऑफ अमेज़न आपने और किसी मार्केट प्लेस पे भी लिस्ट किया खुद? फ्लिपकार्ट में क्या फिर जगह अमेज़ोन चल रहा है तो हाँ, फ्लिपकार्ट पे भी कर दिया। बट ये था कि वेबसाइट अपनी पहले दिन से एक्टिव रखी, वेबसाइट को हमेशा से पूरा लाइव रखा, उसको हमेशा एंटरटेन किया, उसके ऑर्डर्स हमेशा प्रायोरिटी पर डिस्पैच किए, बट एट द सेम टाइम जो अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट से बूस्ट मिल रहा था उसको छोड़ा नहीं। क्योंकि कई बार ना लोग आते हैं, आपका प्रोडक्ट अमेज़न पे देखेंगे और जाएंगे आपकी वेबसाइट, ब्रांड वेबसाइट चेक करने, जस्ट टू चेक द जस्ट टू चेक, कंपैटिबिलिटी हाँ। एंड स्टेटस ऑफ द ब्रांड। कि ये क्या चीज़ है, क्या क्या है, कर रहा हाँ। है। फिर चाहे वापस आके अमेज़ोन से ख़रीदना है खरीदेंगे वहीं उन्होंने, से आके दैट वापस, इज़ हाँ। ऑल्सो, वो भी होता है, क्योंकि बट यहाँ हाँ से जल्दी आ जाएगा, शिप वेबसाइट से उनको एक वो इंश्योरिटी, मिलता है हाँ। कि एक क्या बोलते हैं उसको, एक गारंटी मिल रही है, कॉन्फर्मेशन, काइंड हाँ ऐसे मिलती कंफर्मेशन, है कि वैलिडेशन मिलती है कि हाँ वैलिडेशन देयर इज़ अ मिलती है, हाँ। ब्रांड हु इज़ डूइंग प्रॉपर ट्रैकिंग गियर। बट हमें ये रक्सैक पसंद आया तो हम इसको अमेज़ोन से ख़रीदेंगे। बढ़िया। तो अब अमेज़ोन से आपके ऑर्डर आने लग गए? और अमेज़ोन से आने लग गए, एक तो और रक्सैक के डिज़ाइंस मुझे थोड़ा रिसर्च करके ढूंढे, वो चल पड़े और उनके अंदर काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन मिलने लगा। और फिर जब नया मैंने कहा कि अच्छा ये डिज़ाइन चेंज करना है, मुझे ऐसा बनाना है, तो जो मैन्युफैक्चरर थे उन्होंने कहा नहीं ये नहीं हो पाएगा अभी, ये बाद में होगा, ये ऐसे है, ये वैसे है। तो फिर मेरा थोड़ा सा ना मूड ख़राब होने लग गया, मैं कहा ये क्या बात हुई। और क्वालिटी भी मतलब सही से आ नहीं पाती थी, कभी कभी ना कुछ कुछ चीज़ें मिस हो जाती थी, कभी रॉड नहीं डाली, कभी कुछ फट रहा है, कभी कुछ रह गया, कभी लेबल नहीं लगाया, तो ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती थी।
तो मैं बोलता था कि मैं आ जाऊँ आपके फ्लोर पे, मैं उनको गाइड कर दूंगा कि कैसे इसको चेक करके ढंग से प्रोसेस ये बना एक के दर्द करना है है। एक स्टार्टअप फाउंडर का, तो D2C फाउंडर का। हाँ, मैं कहा मैं आ जाता हूँ आपके फ्लोर पे, मैं टाइम लगा लूँगा, मेरे को क्या काम है हम्म घर पे, जब मेरा माल ही नहीं है तो मैं क्या करूँ बैठ के हम्म घर पे, तो मैं आ जाऊँगा आपके यहाँ पे और मैं देख लूँगा कि सब सही से पैक करके मुझे दे दें, और मैं प्रोसेस बना दूँगा उनका ना, मैं हम्म। लाइन बना दूँगा कि पहले एक काम हो फिर दो काम हो, मैं उनको बिठा लूँगा ये कि किया आपने फिर? नहीं नहीं, उसने करने नहीं दिया मुझे। कि कौन चाहता है कि किसी की फैक्ट्री में घुस के कोई वो करे। हम्म बट ड्यूरिंग दैट टाइम कि तो मुझे एक और कोई मिल गए मास्टर जी, उन्होंने कहा कि आपको दिक्कत आ रही है तो आपको मैं सैम्पलिंग में हेल्प कर देता हूँ। तो मेरे फ्रेंड के पास एक घर था, उसने अपना ऑफिस बना रखा था, वो भी कुछ काम कर रहा था। तो मैंने कहा यार मेरे पास तो एक जगह एक ही है कमरा है वहाँ पे, तो आप आ सकते हो तो वहाँ पे आ जाओ। सो ही अग्रीड। वो अपना कहीं पे जॉब कर रहा था, वो ख़त्म करके 1.5-2 घंटे ट्रैवल करके आता था वहाँ पे, फिर वहाँ पे नाइट लगाता था, और फिर हमें मतलब हम सैम्पलिंग करते थे वहाँ पे। तो उसने एक कारीगर भी ढूंढा मेरे लिए, और हमने एक मशीन ली, पूरा। फिर उसके बाद मैंने पूरा रिसर्च स्टार्ट करी अपनी। मैं पूरा पूरा मतलब आई थिंक ये नवंबर दिसंबर में ही हो गया था, ये दिसंबर 2017 के आसपास की बात है ये। पूरी मार्केट वार्केट मैंने छांट मारी, अब खुद बनाने लगे? और सैम्पलिंग खुद करने लग गए। हम्म प्लान ये था कि किसी और से बनवा लेंगे, हम्म लेकिन सैम्पलिंग करके रखते हैं, प्रोडक्ट पूरा सेट करके रखते हैं, क्योंकि सैम्पलिंग में हर कोई थोड़ा नखरा करता है हम्म। कि यार अभी टाइम नहीं है, इतने हाँ, हम नहीं लगेंगे। बना के दे हाँ, पाएंगे, ठीक पैसे है। तो दे दूंगा मैं, लेकिन वो टाइम कौन इस पे एक एनर्जी बैग के लिए लगाए, कौन क्योंकि बनाएगा? हाँ। उसको एक कंफर्मेशन नहीं है उसको कि देगा ऑर्डर कि नहीं देगा, तो हाँ, सब आगे थोड़ा आप सा कितने दोगे नहीं दोगे। वो रहते हैं। ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा कॉन्शियस था, तो इसलिए मैंने तो मतलब का सैम्पलिंग खुद कर लेता हूँ फिर बनवा लूँगा। हम्म फिर जब पहला पीस बना और उसकी कॉस्टिंग वॉस्टिंग देखी कि क्या हम्म आएगी, थोड़ा सा लगाई हम्म। कैलकुलेशन, तो लगा कि खुद ही बना लेते हैं। क्योंकि काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा प्राइसिंग में, सिर्फ और सिर्फ ये लॉजिक था और कुछ नहीं किया 1400 से प्राइसिंग कितनी में। आ गई जब खुद बनाने लगे? आई थिंक 800-900 पे गिराती है। भाई साहब। हाँ, ऑब्वियसली स्केल बढ़ाने से प्राइस और बढ़ जाता है हम्म वो। ये चीज़ तो ऐसे जो बोली जाती है इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा, वो आई थिंक बहुत बड़े स्केल पे होता है। छोटे स्केल में तो हम्म आपका बहुत छोटे स्केल में कम हम्म। खर्चे हैं, जैसे आप थोड़ा सा सिस्टमाइज और ऑर्गेनाइज करते हो तो वो बढ़ जाती है कॉस्ट। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, एक आपने बहुत बढ़िया स्टार्ट किया, बिगिनिंग बहुत अच्छी रही आपकी। आपने उसको एक बाहर से लेके आपने खुद मैन्युफैक्चरिंग करना भी शुरू किया, सैम्पलिंग करना शुरू किया। यहाँ से इसको ना बड़े स्केल पे ले जाना था, जहाँ पे आप मास मैन्युफैक्चरिंग कर पाओ। मान लो आपके पास दिन के 200 ऑर्डर आने लगे हैं, 500 ऑर्डर आने लगे हैं, उसको वो कैसे ले गए? तो अब जब ये अब डिसाइड कर लिया कि ये फैक्ट्री लगानी है, तो फिर थोड़ा सा दिल्ली से बाहर निकले, और गाज़ियाबाद में एक जगह ली, कुछ नहीं 100 गज की एक जगह ली बस, किसी के सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे किसी बिल्डिंग के। और वहाँ पे 4 मशीनें लगा दी, और कारीगर ढूंढने शुरू कर दिए। फिर उसके बाद आप मान लो कि अगले 3-4 साल तो यही चलता रहा कि ऐड कैसे करें, कारीगर कैसे ढूंढें, जगह कैसे बढ़ाएं। वो थर्ड फ्लोर लिया था, थर्ड फ्लोर के बाद सेकंड फ्लोर लिया, वहाँ का 1 साल में वो दोनों जगह शॉर्ट हो गई। फिर एक थोड़ी सी आधा किलोमीटर दूर एक और जगह पे एक फ्लोर लिया 300 गज का, फिर वो 3 महीने में शॉर्ट हो गया। फिर उसके साइड वाला एक 100 गज का कमरा लिया, फिर वो 3 महीने में शॉर्ट हो गया। फिर उसके नीचे जगह मिल गई मुझे एक 400 गज की, वो एक वहाँ पे पूरा वो ऐड किया। फिर वहाँ पे 1 साल बैठा, शुरू किया, फिर थोड़ा आउटसोर्स करना शुरू किया काम। एक तो छोटे छोटे वेंडर्स ढूंढे, क्या ये छोटा मोटा प्रोडक्ट इनसे बनवा लेता हूँ, लेकिन वो हमेशा दिक्कत देते थे, कभी क्वालिटी वो का क्वालिटी प्रॉब्लम है। समझ नहीं पाते थे और हमेशा दिक्कत आती हम्म थी। बट फिर भी कभी कभी अर्जेंट है, दिवाली आने वाली है, सेल है, कुछ है, नहीं बना पा रहे हैं, तो फिर दिया ऑर्डर। फिर जा जाके वहाँ चक्कर लगाते थे कि सही बन रहा है नहीं बन रहा, बन रहा है नहीं बन रहा, बनवाते थे। फिर वो हुआ, फिर उसके बाद दिल्ली में एक यूनिट लिया, एक वहीं फिर वैसे 200 गज का एक कमरा लिया, वो फिर शॉर्ट पड़ा। फिर एक 300 गज का उसके ऊपर लिया, फिर वो शॉर्ट पड़ा, फिर दोनों को बंद किया। फिर एक 600 गज का एक फ्लोर लिया, फिर वो शॉर्ट पड़ा। फिर उसके नीचे बाई चांस एक जगह मिल गई सीधा, वो खाली हो रही थी, तो वो ले ली। तो फिर वहाँ पे एक दिल्ली में एक यूनिट सेट हो गया। फिर तब तक गाज़ियाबाद वाला जो यूनिट था वो पूरा शॉर्ट हो गया। फिर एक प्रॉपर फैक्ट्री स्पेस में गए, अब वहाँ पे काम कर रहे हैं। फिर फिर वेयर हाउस की जगह नहीं बनी, फिर वेयर हाउस नया लिया। तो मतलब एवरी 6 मंथ्स इज़ लाइक कि अब शॉर्ट हो रहा है, शॉर्ट हो रहा है। वो तो मतलब फेरी टेल जैसा लग रहा है कि ऐसा होता चला गया। इट इज़ जस्ट अ मूवमेंट कि भाई मूवमेंट ही करे जा रहे हो। तो हम्म बहुत ही टफ है, क्योंकि अगर ना बनाना हो तो हम्म जी बोलते जाओ, हम्म ऑर्डर लिखवाते जाओ,
कि हाँ जी इतना दे दो, और मैन्युफैक्चरर इज़ हैप्पी ओवर देयर, उसको ऑर्डर आ रहे हैं, वो बनाएगा, वो फुल करता रहेगा, उसको सिर्फ मैन्युफैक्चर बनाना है और मतलब बनाना है माल और देना है। हमारे को तो वो जब बन जाएगा उसको ढंग से वो बिक रहा है, उसकी कस्टमर सपोर्ट क्या है, वो एंड किस टू एंड तरीके देखना से जा होता रहा है, उसमें मार्जिन्स कितने निकलेंगे नहीं निकलेंगे, वो सब फाइट तो उसके बाद शुरू होती है। है। फैक्ट्री इज़ अ मतलब इज़ अ डिफरेंट वॉर, हाँ, लेकिन असली वॉर तो उसके बाद है। तो बात मतलब शुरू देर आर लाइक बनाने के बाद शुरू टू होगी। थिंग्स हैपनिंग एवरी सिंगल डे, तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन भी रहती है, इस वजह से शायद थोड़ा स्लो भी हो जाते हो। तो कोई पार्टनर भी नहीं है, कोई को फाउंडर भी नहीं है, खुद ही देख रहे हो, धीरे धीरे टीम बिल्ड हो रही है, कुछ कुछ लोग मिल रहे हैं जो अच्छा बहुत अच्छे हाँ, से इससे जुड़ एक रहे सवाल हैं। आया, हाउ बिग इज़ द टीम नाउ? अभी टीम कितने की है? टीम ऐसे देखा जाए तो, क्योंकि वी ऑल्सो आर मैन्युफैक्चरिंग, तो ऐसे देखा जाए तो देर आर टोटल 200 पीपल वर्किंग। नहीं, मैन्युफैक्चरिंग को हटा हाँ देते हैं। वो हटा देना तो इट्स अ वेरी लाइक मिक्स थिंग, क्योंकि जो बंदा अकाउंट्स देख रहा है वो मेरे उसके भी अकाउंट्स देखता है, अलग सेल्स के भी अकाउंट्स देखता है, वो फैक्ट्री के भी अकाउंट देखता है, जो प्रोडक्शन प्लानिंग ई कॉमर्स की देखता है, वही प्रोडक्शन प्लानिंग फैक्ट्री में भी डिसाइड करता है कि वो क्या जाएगी। मेरे जो दिमाग में बहुत सारे सवाल घूम रहे हैं, तो मैं कहीं भी टोक इट्स अ लूँगा वेरी बीच मिक्स्ड में। है, बट हाँ 7-8 लोग कोर मान सकते हैं। हाँ, यही मैं कहने वाला था, मैं कहीं भी टोक लूँगा बीच में। मुझे एक चीज़ बताओ, एक बंदा जो बिल्कुल यहाँ से उठा है, ज़मीन से उठा है, उसको ऐसे लोग जुटाना जो तुम्हारे साथ इस लेवल पे जुड़ें, कोर लेवल पे जुड़ें, कि वो तुम्हारी फाइनेंस भी देख रहे हैं, तुम्हारे क्लाइंट भी देख रहे हैं, वेंडर्स भी देख रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल हो गया? नहीं, स्टार्टिंग में तो काफ़ी चीज़ें देखते थे, अब मेरी कोशिश होती है कि मैं अलग कर दूं, बट वो एक हिट एंड ट्रायल है। कोई आया, समझ आ गया, गए भी होंगे कोई बहुत सारे लोग। हाँ जाते भी हैं, बहुत सारे तो नहीं गए हैं बट गए हैं। तो आई जस्ट थैंक माई सेल्फ, मतलब थैंक गॉड, थैंक माई सेल्फ बोल रहा हूँ, थैंक गॉड। यू शुड थैंक योरसेल्फ ऑल्सो, क्योंकि थैंक बंदे गॉड, से ही लोग जुड़ते हैं तो। नहीं नहीं थैंक गॉड कि भाई लोग जो जुड़े वो काफ़ी मतलब अच्छे से जुड़े, और जितने भी जुड़े हैं, और काफ़ी लंबे चले हैं, और यू नो देर आर ट्रस्ट वर्दी, और आई एम लाइक आई फील वेरी सेटिस्फाइड, आई फील हैप्पी वर्किंग विद देम, कि बढ़िया, हाँ यार मतलब अच्छा लगता है कि हाँ ये ऐसे लोग हैं मेरे साथ जो काम बहुत कर बढ़िया। रहे हैं, वैसा है। अब जो आप बता रहे थे कि चलिए एक तो आपकी बैक ऑफ वो निकाल देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को निकाल देते हैं, जो फ्रंट ऑफिस जो बंदे हैं वो कितने हैं? फ्रंट ऑफिस में आप ऐसे देखेंगे तो देर इज़ वन हु इज़ मैनेजिंग ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स के अंदर उसकी अपनी टीम है, कोई डिस्पैच हाँ, तो इन देखता है, टोटल बताओ कोई ना मेरे को, इन टोटल कितने होंगे? तो 20 जने होंगे। 20 के आसपास। अच्छा, तो 20 लोगों की टीम के साथ अभी आप इस वैल्यू मतलब इतना रेवेन्यू कर रहे हो 22 करोड़ के आसपास जो आपने बताया। हाँ जी। अब मुझे एक चीज़ बताओ भाई, कि आप जब पहले आपने शुरू किया, आपने मुझे बैक ऑफ द स्टेज बताया था अभी कि आपने प्रॉपर्टरशिप रखी थी, कंपनी को प्रॉपर्टरशिप फर्म में रखा था, तो आपको पता ही नहीं था, आइडिया ही नहीं था। तो हाँ मतलब ये मेरे को किसी ने बोला कि प्रोप्राइटरशिप में आसान होता है, प्राइवेट लिमिटेड में मेहनत ज़्यादा लगेगी। हाँ, तो मैं कहा मेहनत क्यों करनी है, मैं कुछ भी नुकसान है प्रोप्राइटरशिप में काम करने का? मैं कोई नुकसान नहीं है, सब सेम है। तो ठीक है, फिर क्यों चेंज करना है, क्यों एक्स्ट्रा काम बढ़ाना है? तो प्रोप्राइटरशिप में तब से हम काम कर रहे थे। फिर जब शार्क टैंक में गए, जब फंडिंग के लिए कागज़ वागज़ आए, तो पता लगा अच्छा अब तो प्राइवेट लिमिटेड करनी पड़ेगी। तो अगर फंडिंग लेनी है तो फिर तब से हमने प्राइवेट लिमिटेड का काम शुरू किया। और आई थिंक पूरा 1 साल मैंने, मेरा 2025 सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ में ख़राब हुआ है, वो है दोनों प्रोप्राइटरशिप से प्राइवेट लिमिटेड करने का। किसी और ने गाइडेंस दे दी होती मुझे बहुत स्टार्टिंग में, कर लो तो थोड़ा सा आसान हो जाता। तभी हो पूरा जाता। 1 साल ख़राब हो गया, बहुत मुश्किल है। मेरे को मिल जाता, अगर मैं आप बता देता। अगर आप ई कॉमर्स भी कर रहे हो, आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हो, में ये दोनों चीज़ें, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो इतनी बड़ी बात नहीं, कभी भी आप चेंज कर सकते हो, बट अगर आप ई कॉमर्स और एक्सपोर्ट्स कर रहे हो तो आपको बहुत मुश्किल है। तो आज की डेट में आप इंडिया में ही सेल कर रहे हो अभी? नहीं, हम एक्सपोर्ट भी करते एक्सपोर्ट भी कर रहे हो? किन कंट्रीज़ में कर रहे हो? हैं। हम यूएस, यूके, यूरोप और कनाडा। वाह, तो ये एक्सपोर्ट के, आप एक्सपोर्ट मतलब प्रॉपर एक्सपोर्ट कर रहे हो या शिप यहाँ से कर रहे हो, ई नहीं नहीं, कॉमर्स वहाँ के हैं? हमारा प्रोडक्ट ऐसा है कि आपको बल्की प्रोडक्ट है, हम्म, तो आप यहाँ से अगर शिप करते हो तो उसकी शिपिंग वैल्यू इज़ थ्राइस समटाइम्स ऑफ द कॉस्ट हम्म, ऑफ द सेलिंग प्राइस, हम्म। नॉट जस्ट द प्रोडक्ट कॉस्ट बट द सेलिंग प्राइस का थ्राइस हो जाता है कभी कभी बिल्कुल वैल्यू, सो वो, इट डजंट हाँ। मेक एनी सेंस। तो द ओनली थिंग दैट मेक सेंस इज़ कि आप पूरा वहाँ पे वेयर हाउसेज में रखो माल, सो इट्स बेसिकली थ्रू अमेजोन राइट नाउ। तो आप अमेजोन के वेयर हाउसेज में रखते हैं एंड वहाँ से आप सेल करते हैं। अमेजिंग, नाइस, बड़ा अच्छा, मज़ेदार है। अभी तक सब फेरी टेल चल रहा है, अब यहाँ से थोड़ा सा मैं इसको शिफ्ट करने वाला हूँ आपकी इस पे। मेरे को एक बात बताओ यार, D2C फाउंडर होना इतना आसान तो है नहीं जितना आपने बना दिया है इसको, अभी पूरी जर्नी को। बहुत सारे चैलेंजेस भी तो रहते होंगे।
तो मुझे वो चैलेंजेस बताओ जिनको ओवरकम करना ज़रूरी है, जो ये पॉडकास्ट देख रहा है उसके लिए। आई थिंक चैलेंज तो काफ़ी सारे होते हैं। आई थिंक बहुत हमने ना बहुत स्लो रखा है। जनरली लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि बहुत जल्दी जल्दी एक्सपैंड करते हैं, 100% ग्रो कर रहे हैं। हमने बहुत स्लो किया, हमें 8 साल हो गए हैं। तो करते करते हमने बहुत स्लो, हम आगे आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे। तो बहुत चीज़ें समझते हुए और बिना बहुत ज़्यादा रिस्क लिए काम हमने किया है। तो इसलिए चैलेंजेस उस मामले में देखा जाए तो आ, कम रहे हैं थोड़े से, क्योंकि इट्स अ प्रोडक्ट ओरिएंटेड बिजनेस थोड़ा सा। तो आपका प्रोडक्ट ही हमारा ऐसा जो है कि अपने आप के लिए बोलता है। तो अपने आप ही कस्टमर आते हैं और ख़रीदते हैं। चैलेंजेस कह लो या बस ये रख लो कि जो डेली फाइट होती है वो डेली फाइट यही होती है कि बस क्वालिटी में कहीं एक्सेप्शन ना आ जाए, क्योंकि हम किसी और को नहीं बोल सकते। कोई मैन्युफैक्चरर नहीं है कि हम चेंज कर लेंगे। हमें खुद ही अपना सिस्टम, अपना सेटअप ऐसा बना के रखना है कि आपके यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग में कोई दिक्कत ना आए। तो पहला तो वही चीज़ है। उसके बाद सेकंड वही चीज़ है कि कस्टमर फर्स्ट पॉलिसी हमेशा, कि भाई अगर वो नहीं है खुश, हमने 7 डे रिटर्न बोला है, अगर फिर भी कभी कोई 8 दिन के बाद आके बहुत ज़्यादा परेशान है तो फिर हम मतलब कि कर लो, हाँ, कि रिटर्न दे दो, कि कोई दिक्कत नहीं है। कोई बहुत टाइम बाद आ जाए, कोई कहीं से आ जाए, उसको बिल नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, उसका फ़ोटो भी नहीं है, बट वो बस बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है, तो मतलब उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कस्टमर्स कोशिश कम आए हैं मतलब। पूरी कोशिश कर दो। क्योंकि आई थिंक बस वो ये दो ही चीज़ें चलती हैं, आपने क्वालिटी मेंटेन रखो और कस्टमर की सुनते रहो। तो आई थिंक बस इन्हीं दोनों चीज़ों पे लगा रहता है। और बाकी उसके साथ मार्जिन में चैलेंजेस, अपना ऐसे चैलेंजेस जैसे अभी क्या चल रहा है अमेज़ॉन के वेयर हाउस में, हमारा जो सेलर फ्लेक्स अमेज़ॉन का जो डायरेक्ट शिपिंग होती है हमारे यहाँ से वेयर हाउस से, अब वहाँ पे एक बंदा जो है वो पिछले 40 दिन से हमारा सामान चोरी कर रहा है। अब कस्टमर्स को जो है सिर्फ रेन कवर पहुँच रहा है, ठीक है, और हमारे रिव्यूज़ भी ख़राब हो रहे हैं, लोग परेशान भी हो रहे हैं, ईमेलर्स भी आ रहे हैं, हेट ईमेल्स भी आ रहे हैं, मेरे को भी पर्सनल पे आ जाते हैं कि यार देखो क्या हो रहा है आपकी कंपनी में, ये वो। हम लगे हुए और कुछ हो ही नहीं रहा। अब रेन हमने कवर्स अपना मतलब? मतलब जैसे रक्सैक है, रक्सैक में से सिर्फ कवर निकाल के डिस्पैच कर देगा, रक्सैक लेके कहीं और बेच देगा। वाह। वही लड़का है वो चोरी कर रहा है। अब तो खैर हमने वो बंद ही कर दिया वेयर हाउस, बट 40 दिन तक हम इसको एस्केलेट करते रहे। और हमें जवाब ये मिला कि यार कि अमेज़ॉन के ना लेबर लॉ स्टफ़ हैं, तो वो उनको पता लग गया कौन सा बंदा है, बिकॉज वो ट्रैक कर पा रहे हैं कि यार ये जॉब आईडी किसकी थी। बट दे आर नॉट एबल टू टेक एनी एक्शन बिकॉज वो प्रूफ नहीं है। तो ये सब हमें बता रहे हैं। अब मैं कहा यार ये कैसे हो सकता है यार, सब कुछ तो दिख रहा है कि तुम्हें फ़ोटोज़ हैं, सो सब दिस कुछ इज है। अनदर बिग चैलेंज तो एक्चुअली। मतलब चैलेंजेस ऐसे हैं, तो बस ये है कि हाँ बंद कर दो। तो लेकिन ऐसे ई कॉमर्स के ये जो चैलेंजेस है ना, ये इतने सारे होते हैं कि ये तो हमने वो बना लिया कि दिस इज़ द नॉर्म। तो मैं अब परेशान नहीं होता इन सब में को, जब ये चैलेंज आता है ना तो मैं परेशान नहीं होता। मैं कहता अच्छा दोबारा आ गया ऐसा कुछ। तो मतलब अब फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट ने क्या करेगा, प्राइस हमारा कम कर दिया। हमारे हमें पैसे उतने ही दे रहा है जितने हमें मिलने चाहिए, हाँ, कंसेंट नहीं नुकसान लेगा, नहीं दे हाँ, रहा, और बट खुद ही बर्न कर दिया उसने, खुद बर्न करके प्राइस कम करके बेच रहा है। बट शॉपिफाई पे सेल डाउन, अमेज़ॉन पे सेल डाउन, फ्लिपकार्ट में सेल ऊपर। फिर जिसने अमेज़ॉन पे ख़रीदा वो वहाँ से वापस कर देगा कि अच्छा यहाँ सस्ता मिल रहा है। सब नहीं करते, थोड़ा मार्केट मतलब डेवलप हो चुकी है, इंडियन ऑडियंस इज़ ग्रोइंग एंड थोड़ा मैच्योर हो गई है। बट आपको पता है कुछ लोग होंगे जो कहेंगे यार 300 रुपये सस्ता है, चलो रिटर्न और यहाँ से ख़रीद लो। अभी टाइम है मेरी ट्रिप में 1 डेढ़ महीना है, तो बचा लेते हैं 300 रुपये। हमारे तो इसमें इसी बीच में 1000 रुपये ख़राब हो गए। उसने वहाँ पे वापस किया तो उसकी शिपिंग वहाँ पे लगी, सब कुछ हुआ। तो मतलब ऐसी प्रॉब्लम, और फिर लोग कस्टमर क्वेरीज बढ़ जाते हैं, यहाँ पे इतना प्राइस है, वहाँ पे इतना है, वहाँ पे आपका जेन्युइन है कि नहीं है, ये सब सवाल। तो कॉस्ट तो ऐड हो ही गई ना और किसी तरह फ्लिपकार्ट से से। लड़ने जा नहीं सकते। लड़ने क्या नहीं जा सकते, केस रेस करते रहते हो और बैठे रहते हो, एस्केलेट करते रहते हो। तो मैनेजर हैं वो करते रहते हैं एस्केलेट। हफ्ते में एक बार मेरे को भी करना पड़ता है कि यार देख लीजिए प्लीज़। तो मतलब ऐसे चैलेंजेस ये सब कुछ ना ये सब निकलते ही रहते हैं ई कॉमर्स में जब भी आप काम कर रहे हो। कि शिपिंग है वो कहीं बंद हो गए हैं, लेट हो गए, कोई शिपमेंट चोरी हो गई है, उसकी एफआईआर हो रही है, वहाँ पे वो चल रहा है, तो उसके लिए प्रोसेस अलग चल रहा है। कभी कुछ मतलब बहुत ही ऐसे वाले चैलेंजेस हैं कि रोज़ कुछ ना कुछ फटा ही रहता है। मतलब अपने लेवल पे जो अपन को करना है वो तो आपने सॉर्ट कर रखा था कि मुझे मैन्युफैक्चरिंग करनी है, आपने उसको सॉर्ट कर लिया जो आपके कंट्रोल में है।
बट जो दूसरे के कंट्रोल में है, उसको नहीं सॉर्ट नहीं कर कर पाए। सकते। मैन्युफैक्चरिंग भी अपने ऐसा लगता है वो, लेकिन रोज़ मैन्युफैक्चरिंग में इश्यूज हैं यार, रोज़ के इश्यूज हैं। इट्स अ पीपल हैवी बिजनेस वेरी एंड ट्रू। मशीन होती है एक बारी के लिए तो आप मेंटेनेंस होती है, बट पीपल में देर आर चेंजिंग, थिंग्स आर चेंजिंग, रूल्स आर देयर, प्रोडक्शन इज़ देयर, छुट्टियाँ आती हैं, त्यौहार आते हैं, बहुत कुछ होता है। और वो एक कंस्ट्रेंट चलता ही रहता है। जब बहुत सारे लोग आ जाते हैं, ईगो क्लैशेस होते हैं, मेंटेन करनी पड़ती है, टू फाइंड द राइट पीपल। कुछ लोग हैं जिनके अंदर स्किल है विच इज़ इररिप्लेसेबल, वो आपको स्किल चाहिए, बट there might be some other issues with that person, तो you have to figure out, you have to keep analyzing कि यार कहीं लाइन तो नहीं ड्रॉ हो रही, लाइन तो नहीं, मतलब क्रॉस तो नहीं कर रहा लाइन, सब ठीक है यहाँ पे, चला सकता हूँ अभी मैं इसको, बर्दाश्त कर सकता हूँ क्योंकि आई नो कि दिस स्किल इज़ इररिप्लेसेबल, ये बड़ी देन आई वांट दिस वैसी स्किल। नॉर्मल प्रॉब्लम है ये सब जगह है, जहाँ चार हाँ तो बर्तन होंगे फिर वहाँ कड़कड़ होगी। तो बस यही सब चीज़ें थोड़ी बहुत चलती रहती हैं, विच इज़, बट ऑल ऑफ दैट समवेयर आई फील लाइक ऑल ऑफ दैट distracts me from actually building a brand. That is the harsh And reality if you are a of solo entrepreneur, then it is, then because even nobody more, have, you don't have anyone else to take that stress and divide that into multiple parts. So क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे नीचे शाम को बैठ के ये भी तो देखना ही है ना कि नंबर्स कहाँ जा रहे हैं। आप एक जगह तो आप ब्रांड बिल्ड कर रहे हो और आप एक जगह पे फैक्ट्री है, बट नंबर्स भी तो देखने हैं रोज़। नंबर्स ही अगर हिल गए तो फिर कहाँ से आएंगे। और फंड्स देखने हैं कि भाई सैलरी जानी है 5-6 तारीख को, तो मतलब कुछ उस दिन कुछ भी, देयर शुड बी नो सरप्राइजेज, मतलब तो वो आज की प्लानिंग नहीं करोगे ना आप, यू हैव टू प्लान लाइक 3-6-8 months इन एडवांस की, लाइक 6-8 महीने तक फंड्स विल बी देयर, इवन इफ़ आई एम ग्रोइंग, इवन इफ़ आई एम एक्सपेंडिंग, तो फंड्स हमेशा रहेंगे टू सपोर्ट दीज ऑपरेशंस। तो इस ऐसी उस पे कहते हैं ना, इस स्टेज ऑफ उस पे आके आपने कभी ऐसा नहीं सोचा को फाउंडर होना चाहिए मेरे साथ, एक या होना चाहिए था? काफ़ी बार सोचा है, बट ऐसा ऑनेस्टली एफर्ट ही नहीं मारा कभी। पहले तो मतलब मैं क्या बोलूँ कि मन किया भी होता, लेकिन कभी जाके एफर्ट नहीं मारा, बिकॉज अंदर एक बायस है कि यार ऐसे कौन आएगा, और आएगा भी तो मतलब सेल्फ बिलीव के लिए। दे विल हैव टू फर्स्ट इन्वेस्ट, एंड लाइक इफ देर इन्वेस्टिंग, मतलब ऐसा दैट्स लाइक अ परफेक्ट sort of a person who has the money to invest and then put his heart and soul and body into the business as well. So as a combination, and then he should be, I feel like anyone who comes into this business will have to be interested in outdoors, matlab they should be a fan of outdoors, they should be a lover of outdoors, usko mountains, trekking, hiking, trail running, कुछ भी है, मतलब ये सब पसंद होना चाहिए, has to be a fitness oriented person। तो मतलब कभी ट्राई नहीं किया, बट लगता है हाँ आ जाए तो बहुत बढ़िया। सो जो बिगेस्ट टेक अवे है आपने अभी जो बताया हमारी कन्वर्सेशन का, कि आप जल्दबाजी मत करो। आपने बताया क्योंकि आपने 15 लाख की सेविंग से शुरू करा और आप इसको आज की डेट में यहाँ तक लेकर आ रहे हो, 22 करोड़ के टर्नओवर तक लेकर आए हो, और ये भी प्रॉफिटेबल लेकर आए हो। लेकिन आपने उसके लिए 8 साल का पूरा टाइम लिया, आपने कोई जल्दबाजी नहीं करी। अगर वही जल्दबाजी करें तो उसके रिजल्ट्स मे बी डिफरेंट और मे बी इन पॉजिटिव और कुड बी बोथ वेज। आप हाँ, बढ़ भी एनीवेज। सकते थे और आप बंद भी हो सकते थे। एंड देन फंडिंग की बात आती है हाँ कि जी। आपने इतना एक स्केल तक ले आए, फिर आप शार्क टैंक पे भी गए, तो वो फंडिंग का क्या सीन हो गई कि ख़त्म आ गई आपके पास? नहीं, द फंडिंग इज स्टिल नॉट डन, इट्स स्टिल, अच्छा, देयर आर डिलेज। सीज़न 4 की फंडिंग अभी तक? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। एक्चुअली उस टाइम पे हम लोग अपनी कंपनी चेंज कर रहे थे, प्रोप्राइटरशिप टू प्राइवेट हाँ हाँ लिमिटेड, हाँ, वो आपने थोड़ा बताया। उस वजह से डिले आया, एंड देन जस्ट जनरली थोड़ा सा हमने भी इसको कोल्ड बर्नर पर डाला हुआ है। ओके। एंड देन उसके बाद फिर फर्दर फंडिंग के लिए नहीं सोचा एक्सटर्नल इन्वेस्टर से? देर आर प्लान्स, बट वो भी रिकन्सिडर होते रहते हैं। सो द आइडिया इज़ टू रेज अ लार्जर राउंड वेन एवर वी डू सो, बट आई फील लाइक अभी भी एक देर इज़ अ टीम दैट इज स्टिल टू बी बिल्ट। सो राइट नाउ every day while managing operations, branding, manufacturing, all of that, the idea is to like build a team first before we Exactly. start You raising need the, a team of people. yeah. You need some people to back you up to grow and to have this funding round and others, because तो वो मतलब इट्स अ चिकन एंड एग सिचुएशन हो जाता है। आपको अगर आपने अच्छे बंदे रखने हैं तो उनके लिए पैसे चाहिए, तो उसके लिए फंडिंग चाहिए। फंडिंग लेने जाओगे तो दे विल वांट टू सी हु इज़ इन योर टीम, बिकॉज यूर अ सोलो फाउंडर। सो दैट्स अ
solo founder anyways is a red flag it seems for a lot of founders, for a lot of investors कि ठीक बात यार है, solo हाँ वो founder रेड है फ्लैग हो तो जाता कैसे है, होगा. हाँ. तो वो चीज़ रहती है तो सब मतलब वो चलता रहता है कि आपको फंड्स चाहिए बंदे रखने के लिए और बंदे रखने के चाहिए फंड्स लेने के फंड लिए. लेने के लिए. तो वो ठीक थोड़ा बात सा है. ऐसा भी मैं ये देख रहा हूँ ऐसा होता हुआ अपने सामने कि यार ये क्या बात हुई, दोनों चीज़ें करनी कैसे हैं. तो ऑब्वियसली फिर मिडल पाथ आता है कि अच्छा ठीक है कोई नहीं, बहुत महंगे बंदे बाद में रख लेंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप थोड़ा सा एडवांस करो. Keep looking for people, maybe there are some people who can come in for ESOPs, ESOPs issue कर दो या equity भी issue करनी पड़े तो कभी कर दो. exactly अगर कोई ऐसा if you find someone, तो वही है कि ये बंदे ढूंढे कैसे जाएं, अब इसी में टाइम कैसे लगाना है ये थोड़ा सा ज़्यादा वो है. अपनी वेबसाइट पे डाल रखा है कि हाँ ये लोग चाहिए, आप लिंक्डइन पे कभी कभी पोस्ट डाल देते हो और ऐसे भी लोग रीच आउट करते रहते हैं आपको, बट बहुत आसानी से नहीं मिलते होता लोग. नहीं है. अच्छा तो एक बात बताओ, शार्क टैंक पे गए जैसे आप, हम्म, तो सब कुछ रियल रहता है? हाँ जी हाँ जी, ये काफ़ी मतलब मेरे लिए भी एक वो था कि हम्म. ऐसा समझ आया हम्म. कि जो वो कहते हैं ना कि ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन, हम्म. तो वैसा वाला एक उसकी रियलिटी एक मिली कि यार जब आप अगर वो स्क्रिप्टेड होता ना शो तो बिल्कुल ही मज़ा ना आता किसी को भी. कभी शो चलता ही ना. बट क्योंकि आपको बोला जाता है जब आप वहाँ जाते हो, देयर विल बी नो कट्स, देयर विल बी नो रीटेक्स, वट एवर इट इज़, कैमरा विल बी ऑन. अगर वो लोग भी कुछ जो सामने बैठे हैं जो इन्वेस्टर्स हैं वो लोग भी अगर कुछ वो मिक्सअप करते हैं तो वो भी आता है उसमें. आप कुछ करते हो, इवन फ्लम्बल करते हो? कुछ भी करते हो, आप हम्म. भूल जाते हो अपनी स्क्रिप्ट जो हम्म. स्टार्टिंग में 1 मिनट का आप याद करके जाते हो हम्म. बस. उसके बाद एवरीथिंग इज़ इम्प्रॉम्प्टू. हम्म. तो कुछ भी होता है, सो आप ये सब लाइक विल बी रिकॉर्डेड एंड इट इज़ देयर आउटटेक सोनी का कि उनको कैसे उसको दिखाना है. कट तो करते ही होंगे. नहीं नहीं नहीं, कोई कट नहीं होता, कोई रीटेक नहीं होता. अच्छा मैंने कई लोगों से सुना है जो शार्क टैंक में गए, बोलते हैं तुम्हारा तो 2 घंटे का शूट हाँ हुआ था. कट एज इन लाइक एडिट करते हैं उसको. हम्म. बट ऐसा नहीं होता कि बीच में मतलब कैमरा नहीं रुकता हम्म. कि अच्छा अभी कट कर दिया अभी थोड़ा सा कुछ और कर लो. हाँ वो कैमरा इज़ ऑब्वियस ऑलवेज बात है, रनिंग, हाँ. मतलब ऐसा बता रहा हूँ कि योर माइक इज़ ऑन, योर हम्म. कैमरा इज़ ऑन, आपको रिकॉर्ड कर रहे हैं वो. मेरा भी 1-1.5 घंटा चला था, दिखाना और वो जो 15-20 मिनट ही थोड़े से होता है. ड्रामेटिक दिखाते हैं शार्क टैंक में, सबको कि वो जजेस को ये सब. वही जैसे है ना कि एक तो एडिटिंग है हाँ. कि कैसे कॉन्टेक्स्ट उठा के हम्म. आपने कैसे दिखाया, हम्म. थोड़ा तो वो रह जाता है. हम्म. दूसरा वही जो मैंने बताया कि इतना ज़्यादा वो रहता है कि आपका शो आएगा नहीं आएगा, इतना ज़्यादा ना वो चल रही होती है, हवा सा बना होता है हम्म. कि यार आपका शो शुड बी इंटरेस्टिंग तभी वो उसको दिखाएंगे वरना नहीं तो दिखाएंगे नहीं नहीं. दिखाएंगे, हाँ. तो वो आई थिंक लोगों के अंदर ही होता है कि टू मेक इट इंटरेस्टिंग कुछ ऐसा, आई थिंक वहाँ से आ जाता है. तो वही समझ आया कि ये लोग कहते हैं कि ये जो बिग बॉस है ये भी स्क्रिप्टेड होता है, लेकिन नहीं होता मुझे लगता है. आई थिंक देर आर पीपल who want to be there, who know कि अगर वो यहाँ पे फेमस हो गए then this will be their lifeline for their coming years. They will get उनको बुलाया जाएगा गेस्ट की तरह, ऑडियंस की तरह, they'll be paid for that, they'll get advertisements, all of that will happen. So they have to act in a certain way that they get that limelight, and they are all being real, they are all being themselves, but they are intentional कि हाँ I have to do something which attracts attention. तो वो जो ये फैक्ट है ना कि जो ट्रूथ है, जो सच्चाई है वो हमेशा अलग, वो हमेशा इंटरेस्टिंग होगी फिक्शन से. ठीक बात है. अच्छा एक बात बताओ, जब आप ट्रैक के लिए निकले थे तो ऐसे क्या आपको वहाँ रियलाइजेशन हो गई जो आपने ट्राईपोल बना डाली, मतलब जो एसी के केबिन में बैठे बैठे नहीं हुआ वो उसने कर दिखाया? नहीं जैसे ऐसा था कि यार क्योंकि ट्रैवल करने का शौक था, तो जब कॉलेज में थे तो ऐसे शौक आ गया था कि बाइक रेंट पे लो और घूमने जाओ. हम लोग एक बारी तो 1000 किलोमीटर चले गए थे कोडाईकनाल बाइक्स पे, राइट. तो ऐसे एक शौक आ गया था, फिर हम शौक था हम ट्रैवल करने गए, पूरा हिमाचल और JNK पूरा हमने कवर किया गाड़ी पे हम दोस्तों ने. तो एक जनरली ट्रैवल का बहुत शौक था. तो जब ट्रैवल से एक बारी एक जगह पे पहुंचा तो किसी ने बताया कि अच्छा यहाँ से ट्रैक शुरू होती है, चल ट्रैक भी कराते हैं. वो ट्रैक मुझे याद है कि पहले रात रुके जहाँ पे सब लोग रुकते हैं कैंपिंग में, और वहाँ पे कुछ पता नहीं कौन कौन लोग आए हुए थे, बच्चे बच्चे भी थे, लोग शोर शराबा कर रहे, दारू पी रहे, ऊपर इतनी माउंटेन पे आए हुए, कोई नेटवर्क नहीं है, पूरे तारे हैं और पूरा चिकम चिल्ली चल रही. हमने कहा नहीं यहाँ नहीं रहा जाएगा, हम आगे चले गए. अगले दिन सुबह उठ के
आगे जाना शुरू हुए तो जाते ही गए और एक पॉइंट आ गया जहाँ पे लोग कुछ नहीं थे। हमें किसी ने बताया कि वो देखो वहाँ पे केव है, तो यहाँ तक लोग जाते हैं कभी कभी। मैंने कहा चलो चल के आते हैं। तो वहाँ मुझे आज भी याद है कि वो बोल्डर्स के ऊपर हम चढ़ के जा रहे थे और जितना मैं आगे जाता जा रहा था उतना ही एक पता नहीं थोड़ी आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग आ रही थी कि यार हाँ दिस इज़ वेयर यू बिलोंग, दिस इज़ वेयर यू नो यू वांट टू बी, दिस इज़ व्हाट यूर लाइकिंग, ये दिस इज़ व्हाट योर बॉडी इज़ रियली लाइकिंग, योर माइंड इज़ रियली लाइकिंग कि यार यहाँ पे तो मैं अच्छा लग रहा है, दिस इज़ योर प्लेस, यू नो। ऐसा एक फीलिंग सी आ रही है और बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है वो। जा रहे हो, चल रहे हो, मौसम तो अच्छा है, ये बढ़िया है। और तो आई थिंक वहाँ से थोड़ा ट्रैकिंग का शौक़ आया और फिर उसके बाद एवरेस्ट बेस कैंप गए, फिर उसके बाद मैं लद्दाख में काफ़ी सारी ट्रैकिंग करी। तो ये था कि कुछ ट्रैवल ओरिएंटेड करना है। और ट्रैवल ओरिएंटेड में आप पहले सोचोगे कि यार ट्रैवल की कंपनी खोलते हैं, बनाएंगे, बट मेरे से लगा कि मेरे से लोग तो इतने मैनेज होंगे नहीं कि क्लाइंट्स को मैनेज करूँ उनको, क्योंकि हम लोग हैं रगेड ट्रैवलर्स, हमें रफ ट्रैवलर्स, हमें बैकपैकर्स हैं हम, कि हमें तो बस उठाया फ्लेक्सिबल चल हैं। दिया, हाँ, हाँ। उठाए चल दिए, फ्लेक्सिबल हैं। अगर कोई अच्छा आइडिया है तो वो होगा, कंफर्ट नहीं देखा जाएगा। जो आइडिया बढ़िया लग रहा है, अगर ट्रैवल करते हुए कुछ प्लान चेंज हो रहा है तो वो प्लान चेंज करके वो किया जाएगा। तो हम थोड़े उस टाइप के, हमारा ग्रुप था और उस टाइप की सोच थी। तो मैं कहा ये तो हो नहीं पाएगा कि लोगों की विम्स को तुम केटर करो। तो फिर ये एक चीज़ लगी, जब नेपाल गए तो एक गैप दिखा, तो मैंने कहा चलो। ट्राइपोल नाम कैसे आया दिमाग में कि ट्राइपोल है रखना है ऐसा? ट्राइपोल मतलब एक दिन बैठा, मतलब एक दिन क्या, मतलब 2-3 दिन बैठा और बड़े सारे कागज़ भरे, आई थिंक 10-15 कागज़ भरे होंगे। सारे बाहर के ब्रांड्स निकाले, सबके नाम देखे कैसे उन्होंने रखे हैं, जानवरों के नाम, माउंटेन्स के नाम, ये वो सारी चीज़ें मिला के। हमारे यहाँ पे माउंटेन्स से थोड़ा सा शिव जी का एक वो आता है थोड़ा सा, वहाँ से एक ट्राइडेंट वर्ड निकलता है। ट्राइडेंट से फिर मैंने देखा ट्राइडेंट इज़ अ वेरी कॉमन वर्ड, मतलब इट्स नॉट, मतलब आपको ट्रेडमार्क कभी ना मिलता। ट्राइपोल वॉज ईजीली अवेलेबल ऑन ट्रेडमार्क्स ऑन वेबसाइट, तो ये नाम कोई नहीं यूज़ करता था। तो वो एक तो नाम भी ठीक लगा, थोड़ा चेक किया तो नाम की लुक आ रही थी कि हाँ दिस इज टुक अ समथिंग। ट्रेडमार्क आल्सो हाँ, ट्रेडमार्क ऑफ तो द प्रोडक्ट, राइट? नहीं, ऑफ द नेम। नेम, ठीक। तो वो ये सब थोड़ा प्रैक्टिकली आसान था इसको यूज़ करना। फिर लोगों को पसंद आया, आसपास जो थे फ्रेंड्स एंड फैमिली, तो बस वहाँ से। व्हेन यू लुक बैक तो क्या लगता है कि क्या चीज़ आपने ऐसी की है जिसकी वजह से बच गए? मतलब कोई ऐसा गलत डिसीजन लेने वाले थे बट वो बच गए आप। एक्चुअली वही है, थोड़ा सुनने में वो लगता है, बट रोज़ गए ऑफिस, रोज़ छोटे छोटे स्टेप्स लिए कि काम मैन्युफैक्चरिंग ढंग से हो रही है, देखा है, ऑर्डर टाइम से सबको जा रहे हैं, वो देखा है, पैसे ठीक से आ रहे हैं, मार्जिन्स मेंटेन हो रहे हैं, ठीक है, देखा है। और बस रोज़ यही यही किया है और यही करके घर आ गए हैं, और बस ये इसी में निकल गए 7-8 साल। मगर रोहन बोलेगा मैं थका नहीं। ये बोल सकते हैं, ये कि अच्छा मैं एक आंसर थका होता नहीं, कि मैं थका नहीं हूँ। हाँ, कि मैं हारा नहीं। आज भी मैं सुबह उसी एनर्जी से जाता हूँ जिस एनर्जी से मैं 8 साल पहले जाता था, ये तो गारंटी है। बीइंग अ फाउंडर, व्हाट यू थिंक एक्चुअल जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसमें और इंस्टाग्राम वाली वो जो मोटिवेशन आती है ये कर लेंगे वो कर लेंगे, उसमें कितना फ़र्क है ऑन ग्राउंड? इंस्टाग्राम से तो पता नहीं कौन मोटिवेट होता है, हम तो नहीं, पता नहीं, शायद एक कॉन्टेक्स्ट भी है, क्योंकि मैं तो नहीं होता कि मोटिवेट की देख के किसी को, बट मैं बुक पढ़ के हो जाता हूँ। इंस्टाग्राम तो मुझे पता है कि लाइक बहुत ही ज़्यादा दिखाया जाता है किस तरह सब कुछ अच्छा है और हमेशा वैसा ही रहा जाता है, बट रियल लाइफ तो बहुत ही मुश्किल होती ही है। मतलब कई बार लोगों को नहीं समझ आता कि क्यों ऐसे कर रहे हो, क्योंकि संडे भी कर रहे हो, कुछ ऐसा हाँ, है ही नहीं। लोग और इंस्टाग्राम रील के अपने लेके देख कर अपना दाना पानी लेके कूद जाते हैं भाई। उन्होंने कहा ये एक्सपोर्ट का बिज़नेस कर लो, आज प्याज को सुखा के एक्सपोर्ट कर दो, आज आम को सुखा के एक्सपोर्ट कर दो, आज कुछ नहीं है बंदे एक्सपोर्ट कर दो। लोग कूद जाते हैं। लोग ये नहीं देखते कि भाई इसमें एक्चुअल चैलेंजेस हैं, क्या चैलेंजेस होते हैं। तुमने कर तो लिया उसको, इंस्टाग्राम रील देख के आ गए, चलो आप कूदूंगा मैं। मतलब 50 लाख रुपए बर्न करके गए घर वापस, दोबारा ज़िंदगी में कभी नहीं उठे। हाँ, ये तो मैंने देखा है कि कुछ लोग तो मुझे मिले हैं जिन्होंने मेटा में बहुत पैसे लगाए हैं और फिर उसके बाद बंद कर दिया कि चलो हो गया, बट एक्चुअल तो ऑब्वियसली बहुत ही डिफरेंट है। आप लोग कहते हैं कि ओ मार्केटिंग है ये वो पहले, लेकिन प्रोडक्ट तो सेट होना ही चाहिए कि किस प्राइस पे आप क्या प्रोडक्ट कर रहे हो। अगर आज आपका प्रोडक्ट महंगा है, नहीं आप काम सही नहीं करता, थोड़ी बहुत मार्केटिंग करके आप थोड़ा बहुत प्लेसमेंट करके आप थोड़ा सा आगे चले जाओगे,
बट आपको फिर से वापस आके प्रोडक्ट तो सेट करना ही पड़ेगा। जैसे ही आप स्केल करते हो वैसे ही आपका प्रोडक्ट सब कुछ बोलने लग जाता है, क्योंकि जब हज़ारों लोग रिव्यू डालेंगे तब उसके बाद अपने आप ही एक उसकी सच्चाई पूरी बाहर आ जाती है। और जब आप स्केल पे काम करोगे और ऑपरेशंस आपके नहीं है स्ट्रीमलाइंड, तो अपने आप ही मार्जिन निकलेगा ही नहीं और आप सही पैसे ही बात नहीं है। दे पाओगे, आप सैलरीज ही नहीं पे कर पाओगे। और एज एन मैन्युफैक्चरर आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ व्हाट यू हैव ऑलरेडी सेड कि एक तो क्वालिटी मेंटेन करो और दूसरा मार्जिन्स मेंटेन करके चलो इतनों कि कभी आप एग्जॉस्ट ना हो जाओ कि पैसा जेब से लगाते चले जा रहे हैं, आ नहीं रहा रिटर्न में। तो वो भी बर्न करने वाला सिस्टम तो मुझे कभी समझ आया ही नहीं। और कोशिश तो ये रहती है कि अगर फंड रेज भी करें तब भी बर्न तो ना ही करें। अब बट वही है कि माई नॉलेज ऑफ रनिंग अ बिजनेस विल ऑब्वियसली भी डिफरेंट, जिन्होंने बर्न करके भी बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस बनाए हैं सब लोगों ने। तो मेरा तो बहुत ही बेसिक सा तरीका है कि यार अच्छा ठीक है, ये मार्जिन रखो, बनाओ और ऐसे करके बेचते जाओ। बर्न करने का अलग अलग डायनामिक्स है, अलग उसके मैथ्स है, और आई थिंक किसी की फुल प्लानिंग है तो शायद वो भी चलता होगा। हाँ, आई थिंक बिगेस्ट स्टार्टअप्स आर बर्निंग देयर मनी टू बिल्ड समथिंग इन फ्यूचर दैट टू प्रॉफिटेबल ऑल्सो। तो वो अलग मैकेनिज्म है उनकी बर्निंग की कि इतने साल बर्न करना है, वो प्लान के साथ कर रहे हैं। हाँ। तो मे बी बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, अब मुझे बताओ आपके एक्सपीरियंस से एक चीज़ और लेते हैं, बिकॉज आप थोड़े से बड़े रियलिस्टिक आदमी हो, आप बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कुछ फॉर्चून बात ऐसे करते हो। तो फिर भी पूछने के लिए कि एक 35 साल का लड़का है मान लो, सॉरी एक 25 साल का लड़का है मान लो, और वो उसकी सैलरी कुछ 30-35 हज़ार रुपये है, उसे ज़िंदगी में कुछ करना है, ज़ीरो से बिज़नेस शुरू करना है, तो एग्जैक्ट रोड मैप क्या होना चाहिए? आई थिंक बहुत और मेहनत करे, जहाँ पे जिस भी जॉब में है, और ज़्यादा मेहनत डाले, अपस्किल करे, देखे कि और क्या काम उठा सकता है। पक्का उसको वहाँ पे ग्रोथ मिलेगी। उस कंपनी में ग्रोथ नहीं मिलेगी तो उसको कोई और कंपनी ढूंढ लेगी। देर आर कंपनीज लुकिंग फॉर हार्ड वर्किंग पीपल, लाइक हमेशा ही। अगर आज भी मुझे कोई मिल जाए कि हाँ दिस इज़ कोई बोल दे कि भैया ट्रेजर है ये, लाइक 100%, लाइक जो जिन लोगों को मैं मानता हूँ वो कहते हैं कि यार 100% यू शुड हैव दिस पर्सन, आई विल हायर देम, यू नो, विदाउट थिंकिंग कि मैं कहाँ पे यूटिलाइज होगा, यूटिलाइजेशन हो जाएगी। कितना रहता है, आप मेहनत करिए, आप सेविंग करिए, आप सेविंग हमेशा रखिए अपने पास, और जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत करके आप वहाँ पे कंपनी में ग्रो करिए जब तक कर सकते हैं। फिर आपको एक दिन लगे कि आपको नई कंपनी बनानी है अपनी, क्योंकि ऑब्वियसली आपको बहुत आगे बढ़ना है, तो आप कहोगे कि यार यू विल हैव टू बी एन एंटरप्रेन्योर, आप खुद अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। बट डू इट विद अ सेविंग, डू इट विद अ फुल बैकअप ऑफ योर, जो आपने काम लगा रहे हो, जहाँ टाइम लगा रहे हो, वहाँ से जो सीख रहे हो वहाँ से आप सीखो, और सेविंग रखो थोड़ी सी अपनी, और फिर उसके बाद जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी कूद जाओ। एक जो मिडिल क्लास बंदा होता है उसके लिए सबसे बड़ा डर कौन सा रहता है आपके हिसाब से? फियर, उसके अंदर का फियर, या पैसा, या सामाजिक डर की मतलब कहीं कुछ करके फेल हो गए तो फिर कलंक और लग आई जाएगा? थिंक पहला तो ये रहता है कि फैमिली को कन्विंस करना पड़ता है। हर एक इंडियन फैमिलीज़ में रहता ही है कि मुझे भी पहले मम्मी के साथ बैठ के कन्विंस करना पड़ा था कि अच्छा मैं ये करने वाला हूँ, मैं जॉब छोड़ने वाला हूँ, मैं छोड़ने वाला हूँ। 2 महीने लगे थे, फिर 2 महीने बाद अच्छा ठीक है छोड़ दे, कन्विंस। तो वो आई थिंक, लेकिन मैंने देखा कि पेरेंट्स भी कन्विंस तभी होते हैं जब आप फुली कन्विंस्ड होते हो, हाँ, सही बात है। क्योंकि दे आर, वो आप ही को देख रहे हैं कि आप सही, आप खुश हो कि नहीं हो, आप कहीं अपने कुछ इम्पल्स तो नहीं, कुछ इम्पल्सिव तो नहीं कर रहे, आपने सोच समझ लिया है कि आप क्या कर रहे हो, वो भी यही देख रहे होते हैं। तो अगर आप फुली कन्विंस्ड हो तो वो लोग भी मान ही जाते हैं एक हेल्दी एटमॉस्फेयर में। तो आई थिंक सबसे पहला तो वो चीज़ रहती है। और उसके बाद पैसे का भी डर तो है ही है। आई थिंक कुछ लोग पैसे को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, मैं आज तक थोड़ी कम देता हूँ, शायद थोड़ी ज़्यादा दूंगा तो शायद थोड़ा ज़्यादा कमा लेंगे, बट थोड़ा सा पैसे को भी लोग लेके डरते तो हैं ही हैं। सामाजिक तो पता नहीं, शायद वो तो है ही है, फैमिली ही रिफ्लेक्शन है समाज का। फैमिली ही पहले आपको डरा देती है कि नहीं क्या होगा, ये है वो सब चीज़ें आपको पहले ही बता देते हैं। ठीक। बाकी मेनली तो मुझे लगता है फैमिली का ही है जो। अच्छा, हु इंस्पायर्स यू द मोस्ट, जो आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर करता हो? बहुत टफ क्वेश्चन है यार, ऐसे कोई तो होगा। इंस्पिरेशन लेने का भी टाइम नहीं मिलता। ये अच्छा था गुरु। नहीं बट सही में टाइम ही नहीं मिलता यार कि कोई टीवी देखें, कुछ और देखें, या कुछ वैसे करें, कोई या फाउंडर स्टार्टअप इंडिया का, कोई बाहर नहीं का, ऐसे कोई? जैसे बुक्स पढ़े हैं, लोग पढ़े हैं, लोगों के बारे में बायोग्राफीज़ पढ़े हैं, तो मतलब जैसे फ़नी लगेगा बट
मैं कभी कभी गांधी की बुक उठा लेता हूँ कि कभी सब समझना है तो गांधी उठा लो, बिकॉज लोग कहते हैं हम फादर ऑफ द नेशन, बट कोई पढ़ता नहीं है एक्चुअली। जाके उनकी कोई किताब पढ़े कि उन्होंने लिखा क्या था और वो कर क्या रहे थे उस टाइम पे, और उनकी पूरी बैक स्टोरी क्या है। कि अगर उतनी सच्चाई, अगर जितनी सच्चाई से वो कर रहे थे उतनी सच्चाई आपने अपने काम में अपनी लाइफ में डाल दी, उसके थोड़ा सा परसेंटेज, दैट्स अ लॉट। मतलब वो एक्सट्रीम थे, तो वहाँ से आप लेते हो। बाकी फिर जनरली जैसे पढ़े हैं, अब सबने वो स्टीव जॉब्स के बारे में पढ़ा है, मुझे याद आ नाइकी गया, खुद को कह फिनलैंड। रहे थे आई वांट टू थैंक माई सेल्फ। तो मुझे आना खुद ही के मोटिवेटर हैं हम। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है एक्चुअली। वही बताया ना कि बहुत ज़्यादा एस्पिरेशंस एम्बिशंस ऐसे बना ही नहीं रखे हैं, बस हाँ कि एक ही मतलब बहुत फोकस बना रखा है कि यार बस अच्छा काम करना है रोज़ जाके। वेरी नाइस। तो कुछ ऐसे एक्सपेक्टेशन ही नहीं बना रखी है लाइफ से कि कुछ ये टर्न ओवर करनी है, ये करना है। सो मनी हैज़ टू बी अ टूल टू योर, मतलब क्योंकि पता है कि वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। सेटिस्फाई करेगा कि आपने आज जाके क्या काम किया, और अगर आपने, और इज़ इट ब्रिंगिंग यू क्लोजर टू योर आउटडोर्स, जो आपका पैशन था उससे पास आपको लेके जा रहा है। अब लास्ट ईयर हम कुछ घूमने नहीं जा पाया, कुछ नहीं ट्रैवल कर पाया, कोई ट्रैक भी नहीं जा पाया, कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि शार्क टैंक के बाद एकदम से थोड़ा हेक्टिक हो गई पर चीज़ें दूसरों को तो घुमाया प्रोप्राइटरशिप होगा से। कितना। लोग तो बहुत घूमने गए। आपके ट्रैकिंग गियर्स लेके कितने लोग गए तो होंगे घूमने। तो इस साल डिसाइड किया कि नहीं, वापस आना है, कम बैक टू द बेसिक्स। काम तो चलता ही रहेगा, तो कम बैक टू योर बेसिक्स। तो अब इस बार DIY हमने ट्रैकिंग कम्युनिटी शुरू करी कि हम DIY ट्रैकिंग पे जाएंगे, कि हम अपना सामान लेके जाते हैं, अपना खाना लेके जाते हैं। एंड वी ओपन इट, जो हम एक दो कलीग्स हैं जो हमने प्लान किया कि हम तो जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। और हमने ओपन कर दिया बाकी सबके लिए कि आपको आना है तो आप आ जाइए। अब अच्छा। हमारा कोई एक्सपो होता है, जैसे कोई ट्रेल रनिंग इवेंट है, वहाँ पे हमने स्टॉल लगाना है, एक्सपो है, तो वो काम करने के लिए तो जा ही रहे हैं, वहाँ पे एक्सपो लगाना है, बट उसके अगले दिन रन भी करना ही है, कि सिर्फ स्टॉल लगा के नहीं आ जाना है वापस। वो ट्रेल रन जो है वो करके आनी है। तो मतलब ताकि जो आप चाहते थे, जिस चीज़ के पास आप रहना चाहते थे, अगर आप उससे दूर ना हो जाओ, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने में, आप सब हमने बात कर ली, एक लास्ट चीज़ रह गई थी कि इंडिया में जो आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो कितना बड़ा चैलेंज है ये। बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि लोग तो उठाते हैं, बाहर से उठाएंगे चाइना से, और वो बहुत जो बड़ा आप कह रहे थे। चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज। जैसे ही आप थोड़ा सा भी स्केल करते हो ना, हम्म। इतने रेगुलेशंस है, इतने कंप्लायंसेस हैं और इतना सब कुछ है कि आप वो सीखते सीखते ही कहीं ना कहीं पे कुछ मिस कर जाओगे। ट्रैकिंग गियर्स में भी। ट्रैकिंग गियर से क्या फ़र्क पड़ता है, कंप्लायंसेस जस्ट फैक्ट्री रनिंग के, अच्छा किसी भी फैक्ट्री चीज़ की रनिंग के, ठीक फैक्ट्री है। हो, हाँ। किसी भी चीज़ की फैक्ट्री हो, मतलब तो आपको पता ही है जो वैसे माहौल होता है इंडियन जगहों में, इंडियन चीज़ों में काम करवाने के तरीके जो होते हैं, वो थोड़े हमेशा रहते ही हैं। उसकी भी आप आदत डाल लेते हो कि हाँ ये तो खर्चा रहेगा, कि यहाँ पे तो एक्सपेंस रहेगा। मतलब अंडर आप टेबल। मानोगे नहीं कि हाँ किस किस चीज़ में एक्सपेंस देना पड़ जाता है, हाँ। बहुत चीज़ों में देना पड़ जाता है। अब मेरे को कोई कह रहा, मेरा एक दोस्त है, मैं उसका मजाक बना, मैं उसको बोल रहा कि मुझे कह रहा कि यार हम ना एक कम्युनिटी बना रहे हैं, एंड वी विल टेक दिस, वी विल फॉर्म सम सजेशंस एंड वी विल टेक इट टू द कॉमर्स मिनिस्ट्री। मैंने कहा यार बस एक चीज़ करा दो, कि वो जो GST रुका रहता है ना हमारा, जो रिफंड नहीं आता, वो वापस करवा दो बस। मैं कह रहा हूँ आधी आधी इकोनॉमी तो वहीं से शूट अप कर जाएगी, क्योंकि इतने फंड्स ब्लॉक्ड हैं। स्पेशली ई-कॉमर्स फर्म्स के जो 5% जो अपैरल बेच रहे हैं, उनकी तो लाइफ ही ख़राब है, क्योंकि 18% कमीशन दे रहे हैं वो, हम्म। 18% GST दे रहे हैं कमीशंस पे और अमेज़ॉन के खर्चों पे और मेटा के एड्स पे, और इनपुट मिल रहा है और आउटपुट है 5% का। हम्म। उनका तो वैसे ही इतना फंसा हुआ है, हमारा तो खैर 18% का तो वैसे हम्म। नहीं फंसता, बट इतने सारे स्टेट्स हैं तो इतना सारा GST तो वहीं फंसा रहता है। मैं उसको बोला फिर GST के बाद ना उनको बोलो कि ITR रिफंड 1 महीने में दे दिया करें। अब इस बार मेरा 11 महीने बाद आया है, अभी तो हम्म। 1 महीने पहले आया है रिफंड। जब कोई वो नहीं है, क्वेरी नहीं है, कुछ नहीं है, तो रिफंड दे दो यार। ठीक बात है। अब ठीक ठाक अमाउंट था, तो हम्म। आप दे के ख़त्म करिए। तो हम्म। मतलब मैं कहा सिर्फ इतनी ही चीज़ें कर दो। तो ये एक कंस्ट्रेंट तो खैर अलग है ही है हम्म। बिज़नेस का, बट अदरवाइज मैन्युफैक्चरिंग में कंप्लाइंसेस समझना ही इतना वो है। शिपिंग को कैसे हैंडल किया फिर? शिपिंग को वही अमेज़ोन के थ्रू जो जा रहा है वो हो गया एक, मार्केट प्लेस को काट देते हैं। हाँ, आप जो खुद शिपिंग कर रहे थे उसको कैसे हैंडल किया आपने? हिट एंड ट्रायल है, पहले किसी और के साथ करते थे। पहले जब शुरू किया तब तो फेडेक्स था इंडिया में, तो मेरे को तो लगता था कि वाह, कि फेडेक्स की जो सर्विस है, कि आपने अगर आज दिल्ली से भेजा है तो अगले दिन बॉम्बे में डिलीवर हो रहा है, चेन्नई में डिलीवर हो रहा अच्छी थी है, सर्विस। मेट्रो सिटीज़ में, और सस्ती। ठीक है। मेरे को आज भी याद है 25 रुपये किलो था, और हम हम्म। 10 kg वाला लेते थे, तो 250 रुपये में रक्सैक पहुंच रहा था। हम्म। वो बहुत ही सही था। हम्म। लेकिन फिर फेडेक्स पता नहीं
उन्होंने नंबर नहीं देखे अपने, क्या नहीं हुआ, और पता नहीं क्या उनको प्रॉब्लम हुई, उन्होंने कहा कि हम नहीं संभाल पा रहे इंडियन मार्केट, दे वेंट ऑफ। उन्होंने अपने जो भी ऑपरेशन से डिलीवरी को बेचे, और फिर हमारे पास डिलीवरी है अब। तो अब ठीक है, जो भी है इनके साथ काम चलाना पड़ रहा है। एक्सप्रेस बीज हैं, ये सब हैं। चोरी के इश्यूज़ बहुत हैं, माल चोरी होता ही होता है। कोई किसी को पता लग गया पिकअप बॉय को कि इसके अंदर कपड़े हैं या कोई बैग है, तो वो तो ख़रीद ही लेगा। अब कोई कुछ भी हो, जूते हों, कुछ भी हो, सब लोग परेशान हैं जो भी इन मर्चेंडाइज में है। रक्सैक थोड़ा कम चोरी होता है, ये पहला बंदा मिला हमें जो रक्सैक चोरी करने लगे। रक्सैक की ऐसी मार्केट नहीं है सेकेंडरी, और ऐसे कोई बांट भी नहीं सकते किसी को, और ख़ुद भी कितना यूज़ कर लोगे रक्सैक। तो इस बंदे ने कुछ कर लिया बट होगा। एक सील्ड बैग में से निकाल लेते हैं और सील फिर से लगा देते हैं, यही कैसे? तो उसकी स्किल है, कोई तो वैल्यू ऐड कर रहा था वो, कहीं तो वैल्यू लगा रहा था। बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, केमिकल आ गए हैं आजकल, जो विदाउट उसको पील करे पूरा उसको निकाल देते हैं। आप सामान निकालते हो और वापस उसकी टेप लगा देते हो। ऐसे केमिकल्स आ गए हैं आजकल अंदर से इंस्टाग्राम सामान पे। निकाल लिया, हाँ। बॉक्स तो खोल के उसमें पहले कई सारे वीडियोस आते थे, इन्होंने पत्थर डाल दिया फ़ोन की जगह। ये भी पता नहीं, होता ही होगा कहीं ना कहीं, तो होता ही रहता है कुछ ना कुछ, किसी ना किसी का कुछ ना कुछ फंसा ही रहता है। नाइस। क्योंकि ये जो हमारा चोरी कर रहा है सामान, वो कुछ और भी चोरी कर ही रहा होगा। हाँ, ठीक तो बात है। वैसा सब चल ही रहा होगा। तो अब हम डिलीवरी के साथ काम कर रहे हैं सिर्फ। पहले हम एग्रीगेटर के साथ थे, सबके साथ थे, हमने लोकल कोरियर्स भी ट्राई करे हैं, वो सब छोड़ के अब सिर्फ डिलीवरी के साथ कर रहे हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके। बहुत सारी चीज़ें वैसे तो आपकी जर्नी ज़्यादातर तो फेरी टेल है, मतलब क्योंकि आपने ऐसा लगता है, लेकिन वो बस मेरा बोलने का शायद तरीका वो है, लेकिन रोज़ के रोज़ ना इतनी ज़्यादा नहीं होती नहीं है। आई वॉज अबाउट टू से कि इट इज़ नॉट अ फेरी टेल जर्नी एट ऑल, बीइंग अ मैन्युफैक्चरर एंड फाउंडर। तो होता नहीं है D2C ब्रांड ऐसे बिल्ड करना इतना बड़ा, बट सिंस यू हैव टेकन टाइम, यू हैव लर्न बाय योर एक्सपीरियंसेस, एंड उसके बाद करते चले गए, के बाद एक आप इवॉल्व करते चले गए, तो अच्छा है मतलब। एंड यू हैव अ लवली स्माइल, होपफुली आपका ऐसे ही बना रहे, बिजनेस आगे बढ़ता रहे। थैंक यू एंड सो मच। कंग्रेचुलेशंस व्हाट यू हैव बिल्ड फॉर, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट। थैंक यू।